एपिसोड 211। सुबह का वक्त। अन्या का कमरा। रात को भले ही अन्या ने रुद्र को अपने कमरे में ना आने से रोक दिया था ताकि उसकी नाराजगी उसके सामने पिघल ना पाए, पर इस पल अन्या की नाराजगी का पता नहीं, लेकिन उसकी बेचैनी ने उससे काफी सताया। उसका ध्यान दिल मन सब रुद्र में ही अटका हुआ था। वो ही जानती थी कितनी मुश्किल उससे खुद को रोककर रुद्र के ख्यालों से झट सोने के लिए मजबूर किया था। रात को उससे भी काफी देर से ही नींद आई, पर जब आई तो अगले ही पल एक जानी पहचाने एहसास खुद में सीमेंट। अन्या अपनी नींद के आगोश में बेसुध सी हो गई। काफी सुकून था अन्या को इस रात के साथ। उसकी सुबह में भी सूरज निकल आया था और अपने प्रकाश लिए चढ़ने लगा था। अन्या सुकून से सोई। उस खिली रोशनी पड़ते ही अपनी पलकें झपकते हुए उन्हें खोलती है। सामने एक नए दिन की खुशनुमा सुबह को महसूस कर वो हल्का सा मुस्कुरा देती है, पर जैसे ही वो खुद को हिलने की कोशिश करती है तो उससे खुद को जकड़ा हुआ महसूस करती है, जिससे महसूस कर अन्या शतके में आ जाती है। वो जैसे ही अपना सिर साइड पलटी है तो उसकी सोच सच साबित होती है, क्योंकि रुद्र उससे टाइटली हक कर काफी सुकून की नींद में सोया हुआ था। रुद्र अपने इतने करीब देख अन्या को काफी हैरानी होती है, क्योंकि जहां तक उससे याद था कल रात उसने दरवाजा अंदर से बंद किया था, तो रुद्र उसके साथ कमरे में उसके बेड पे कैसे? ये सब सोचते हुए अन्या पहले तो रुद्र को घूरती है, पर अगले ही उसके दिल की धड़कन बढ़ा देने वाली उसकी सांसों की खुशबू, उसका शांत सा सोया हुआ चेहरा, ये देख अन्या जैसे खुद को ही एक पल भुला बैठी थी। शायद अन्या ने इन बीते दिनों की हर सुबह ऐसी सुबह देखने की तमन्ना की थी। रुद्र को यूं देख अन्या ना चाहते हुए भी हल्का मुस्कुरा देती है और अपना एक हाथ उसके चेहरे के पास लिए अपने उंगलियों के पो से होले होले उसके माथे पर बिखरे बालों को संवारते हुए बस एकटक उससे देखते रहती है। कितना सुकून था अन्या के दिल में इस वक्त, वो बयान नहीं कर सकती थी अपनी मोहब्बत को। अपने पास यूं देख सुबह की पहली किरण जैसे लिए देख दिल को जो सुकून मिलता था वो हर शब्दों जज्बातों से बिल्कुल परे हुआ करता था। अन्या आज उस एहसास को इस इतने वक्त बाद जी कुछ अलग ही महसूस कर रही थी। वो चाहे कितनी भी नाराज हो या गुस्सा हो, पर इस एहसास से दूर नहीं रह सकती थी। अन्या यूं ही उसके बालों से खेलते हुए, उसके हर वक्त चढ़ते हुए आईब्रो को हल्के से टच करते हुए, उसके तीखे और हर वक्त गुस्से में सवार नाक को छूती हुए हल्का सा मुस्कुरा देती है। फिर अपने हाथ को उसके लिप्स पे ले जाते जाते रुक जाती है और यूं ही बस उससे देखती रहती है। अन्या बिना किसी शोर लिए बस यूं ही रुद्र को प्यार भरी निगाहों से देखती रहती है, लेकिन तभी उसके कानों में रुद्र की शरारत से भरी आवाज पड़ती है, वफी, अगर यूं ही तुम मुझे प्यार भरी निगाहों से देखोगी तो तुम्हें मुझे दोबारा मोहब्बत हो जाएगी और मैं खुद पे काबू खो दूंगा। रुद्र के हिलते होठों से उसके लफ्ज सुन अन्या हैरान रह गई, क्योंकि उससे लगा रुद्र तो सोया हुआ है। रुद्र अपनी आंखें झट से खोल अन्या को देखता है तो अन्या जल्दी से अपना मुंह फेर उसकी पकड़ से छूट जानने के लिए बढ़ती ही है कि रुद्र अपने हाथ आगे बढ़ाकर अन्या की बाहें पकड़ उससे अपने करीब खींचता है और खुद थोड़ा आगे आते हुए झट से अन्या के होठों को अपने होठों की पकड़ में लेते हुए उससे काफी पेशनेट से भरा किस करने लगता है। अन्या को पूरी तरह शॉक हो जाती है रुद्र के अचानक के इस हरकत से। उसके पूरे शरीर में एक जुरजुरी सी होने लगी थी। रुद्र काफी पैशनेट हुए अन्या को चूमे जा रहा था। उससे तो ऐसा लग रहा था कितने जन्मों के बाद वो इस एहसासों में भीग रहा था। अन्या के होठ के एहसास उसके लिए हर वक्त एक नए से एहसास की तरह होते थे। वो काफी जेंटल होने का ट्राई कर रहा था, पर अपने अंदर उठ रहे उस एहसासों के समुंदर को काबू नहीं कर पा रहा था, जिसके परिणाम में उसने अन्या के होठों को हल्के से बाइट तक कर दिया। दर्द के एहसास लिए अन्या जैसे होश में आती है और खुद के होठों को रुद्र के होठों कब्जे में महसूस करते ही वो उससे खुद से दूर करने की कोशिश लिए उसके कंधे पर पुश करती है, पर अपनी आधी से जायद ताकत लगाए पर भी रुद्र के चाटन जैसे शरीर को हिला तक नहीं पाती। रुद्र झटके से अन्या के हाथों को जकड़ बैक पे पुश करते हुए अपने किस को जारी रखता है, जिससे परेशान हुए अन्या चटपटते हुए रुद्र को अपनी पूरी ताकत से बाइट करती है और उसकी पकड़ इस सब में ढीली पड़ते देख जल्दी से उससे खुद से दूर धक्का देते हुए अपने होठों को अपने हथेली रखते हुए गुस्से में कहती है, रुद्र ये क्या है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? रुद्र अन्या का गुस्सा देख काफी आराम से बेड पे अपने हाथों में अपने सिर टिकाए अपने होठों पे प्यार से जीभ फिराए अन्या को शरारत से देख कहता है, वाइफी हिम्मत तो मैं तुम्हारा प्रूफ कर रखता हूँ कैसे हुई, कहो तो करूँ। इतना बोल रुद्र उससे प्यार से देख बढ़ता है तो अन्या उससे खा जाने वाली नजरों से देखती है, तो रुद्र आगे बढ़ अन्या को अपनी बाहों में वापस लेते हुए प्यार से उसके गाल पे हाथ रख काफी क्यूट बनने कहता है, वाइफी सुबह सुबह गुस्सा नहीं करते, अगर तुम गुस्सा करेगी तो हमारा बेबी क्या सोचेगा कि उसकी मम्मा कितने गुस्से वाली है। डैडी पे हर वक्त गुस्सा करते रहती है।
अन्या उसकी बात सुनने उसे घूरती हुए उसका हाथ झटकते हुए कहती है, क्योंकि उसके डैडी की हरकतें ही वैसे होती है। अब छोड़े मुझे, जानने दे। इतना बोल अन्या खुद को रुद्र से छुड़ाने के लिए होती है तो रुद्र उससे न छोड़ने का इशारा किए उससे बैक हक कर अपना सिर उसके कंधे पे टिकाते हुए बच्चों की तरह जिद लिए कहता है, नहीं 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 नहीं, पहले मम्मा डैडी को प्यार से गुड मॉर्निंग विश करेगी तब। रुद्र की जिद देख अन्या चिढ़ते हुए कहती है, रुद्र उससे बीच में ही काटते हुए कहता है, नहीं नहीं वाइफी, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। सुबह सुबह गुस्सा नहीं करते। अगर तुम मेरे किस करने की वजह से गुस्सा हो तो एक काम करो, तुम मुझे दोबारा किस कर लो, मैं कोई शिकायत नहीं करगा। इतना बोल रुद्र अपनी आंखें बंद कर अपने होठों को क्यूटली आगे करता है। तो अन्या उसकी बात सुन उससे अजीब नजरों से देखती है, जैसे वो उससे पागल दिखाती है। पर रुद्र को यूं क्यूट बनने देख अन्या को मन ही मन हंसी भी आ जाती है। पर वो न जताते हुए रुद्र के गालों को अपने हाथों से झटकते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं अच्छे से जानती हूँ आपके इरादे, अब छोड़े मुझे फ्रेश होना है। रुद्र अन्या की बात सुनना में सिर हिलाते हुए कहता है, पहले गुड मॉर्निंग। अन्या चिढ़ते हुए कहती है, हाँ गुड मॉर्निंग, अब छोड़े। रुद्र मुस्कुरा कर अन्या के गर्दन पे गले से चूमते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग वाइफी, बहुत वक्त बाद मेरे सुकून भरी सुबह हुई है। थैंक यू, मेरी हर सुबह इतनी सुकून बनाने के लिए। इतना बोल रुद्र जल्दी से अन्या को छोड़ उसके पेट पर हाथ रखते हुए उससे होले से किस करते हुए कहता है, तुम्हें भी गुड मॉर्निंग माय जूनियर चौहान। इतना बोल रुद्र हल्के से अन्या पे पेट को सेहालता हुआ बेड से खड़ा होता है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। अन्या रुद्र की हरकत पे पहले तो खामोश हो जाती है, पर उसे यूं जाता देख एक नज़र दरवाजे को देख पूछती है, वैसे आप अंदर कैसे आए, मैंने तो दरवाजा बंद किया था अंदर से। रुद्र अन्या की बात सुन पलटा है और शरारत के साथ एटीट्यूड लिए कहता है, वो क्या है न वाइफी, ऐसा कोई दरवाजा बनाना नहीं जो रुद्र राय चौहान को उसकी ही वाइफी के पास आने से रोक सके। इतना बोल रुद्र अपना कॉलर टशन से उठता हुआ वॉशरूम में घुस जाता है, जिससे देख अन्या की भौएं तन जाती है। फिर कुछ सोचते हुए अपने बेड से उठती है और अपने कमरे के एक छोटी सी खिड़की के पास आती हुई उसे खोल कहती है, दरवाजा या खिड़की। इतना बोल अन्या खुद में मुस्कुरा देती है, क्योंकि रुद्र जितने डायलॉग मार रहा था वो झूठ था। अन्या समझ चुकी थी रुद्र दरवाजे से नहीं बल्कि उस छोटी सी खिड़की से आया था, जिसका लॉक अगर बाहर से नीचे की तरफ प्रेस होते ही खुल जाता था, जिसका पता रुद्र को किसने दिया ये बात अन्या आचे से जानती थी। कुछ वक्त में अन्या फ्रेश हुए बाहर आती है। कमरे में रुद्र को न पाकर अन्या चारों तरफ निगाहें घूमती हुए कमरे से बाहर आती है और हॉल और गार्डन एरिया में टटोलते हुए किचन की तरफ बढ़ जाती है, जहां सारिका जी सुबह का नाश्ता बना रही थी। अन्या को वहां देख उससे जूस का ग्लास देते हुए कहती है, अरे लाडो तू उठ गई आज बड़ी जल्दी। अन्या जूस लिए कहती है, हाँ माँ आज नींद जल्दी पूरी हो गई इसलिए उठ गई। फिर चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहती है, वैसे माँ घर में इतनी शांति है, कोई दिख भी नहीं रहा है, मेरा मतलब है पापा कहाँ है, और साहिल वो उठा नहीं अभी तक। और इतना बोलते बोलते अन्या चुप हो जाती है। तो सारिका जी एक नज़र अन्या को देख मुस्कुराते हुए कहती है, लाडो तू आज जल्दी उठ गई है, तुझे पता नहीं तेरे पापा और साहिल सुबह सुबह वॉक पे जाते हैं, तो वही गए हैं। इतना बोल सारिका जी अपने कामों में लग जाती है। तो अन्या वापस से घर में निगाहें फिरते हुए कुछ हिचक लिए कहती है, माँ और वो मतलब वो कहाँ है। सारिका अन्या के सवाल को पहले से जानती थी पर अनजान बने कहती है, वो कौन लाडो, तू किसकी बात कर रही है। अन्या सारिका जी बात सुन समझ जाती है उसकी माँ ही आज उससे छेड़ने के मूड में है, इसलिए वो थोड़े झल्लाए कहती है, माँ मैं रुद्र की बात कर रही हूँ, आपके दामाद। सारिका जी अन्या की झलहत देखकर फिर अनजान बने कहती है, ओह दामाद जी, वो तो गए। अन्या ये सुन शौक हुए सारिका जी को देख कहती है, गए, क्या मतलब गए। फिर अपनी आवाज धीमी कर खुद से सवाल किए कहती है, रुद्र ऐसे कैसे जा सकते हैं मुझे दोबारा छोड़ के, क्या मैंने उन्हें ज्यादा ही तंग कर दिया। पर मैंने अभी तो कुछ किया नहीं, इतनी जल्दी हार मान के वापस चले गए। अन्या अपने ही सवाल में मायूसी हो जाती है। एपिसोड 212। अन्या अपने ही सवाल में मायूसी हो जाती है। सारिका जी अन्या के आंखों रुद्र के जाने के नाम की उदासी पढ़ लेती है, इसलिए वो मुस्कुरा कर अन्या को काटी हुई फ्रूट प्लेट देते हुए कहती है, गए का मतलब वो भी तुम्हारे पापा और साहिल के साथ मॉर्निंग वॉक पे गए हैं, बस अब आते ही होगे। ये सुन अन्या के आंखों में चमक सी आ जाती है। वो खुशी से प्लेट लेते हुए सारिका जी को हक कर बाहर चली जाती है। रुद्र उससे छोड़ के नहीं गया ये जान उसके दिल में एक तसल्ली सी होती है। अन्या भले ही नाराज हो रुद्र से, पर वो उससे दूर जानने की वाली बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
वो हॉल में बैठी अपने फ्रूट के बाइट लेते हुए रुद्र का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पर उसके 2 पल के इंतजार में ही अन्या का गुस्सा उसके नाक पे चढ़ने लगा था। वो अपने पेट पर हाथ रख चिढ़े हुए स्वर में कहती है, देख रहे हो बेबी, आपके पापा मुझे कितना सता रहे हैं। आज ही सारे रास्ते नापने हैं इन्हें जो अभी तक नहीं आए। ओह, इन्हें क्या फर्क पड़ता है। तभी अन्या के कानों में कदमों की आवाज पड़ती है, जिससे सुन अन्या की आंखों में चमक से उठती है। वो जैसे ही सामने दरवाजे की ओर देखती है तो उसकी चमक फीकी सी पड़ जाती है, क्योंकि सामने से एक 36-68 साल की एक लड़की पीली पार्टिया सूट पहने अपने लंबे बालों को चुटियों में गूंथे पर्दे को हवा में लहराती हुई अंदर आ रही थी। अन्या उससे बखूबी जानती थी, ये अन्या के घर के एक घर छोड़ उसकी पड़ोसन थी। मनो बुआ, उम्र तो शादी के लिए ढाल चुकी थी पर चाह अब तक नहीं मिटी थी। वो अपने कमर को मटकते हुए अंदर आते हुए अन्या से कहती है, ओह कुरिये, कैसी है तू। अन्या उन्हें देख हल्का मुस्कुरा कर कहती है, मैं ठीक हूँ बुआ, आप सुनाओ। मनो बुआ अन्या की बात सुने एक सारा सा मुंह बनाए उसके पास आते हुए कहती है, अरे कुरिये, कितनी बार कहा है ये बुआ सुबह मत बुलाया कर। अभी मेरी उम्र ही क्या है, तुझे बस एक आधा साल ही तो बड़ी हूँ। तू मुझे मनो बोल बेबी, बोल बेब, स्वीट हार्ट, जान डेली, चाहे कुछ बोल, ये बुढ़ियों वाले नाम मत दे। अन्या उनकी बात सुन बस मुस्कुराकर अपना सिर हिलाती है। तो किचन से आती सारिका जी मनो को देख कहती है, अरे मनो, तू कब आई। मनो बुआ सारिका जी को देख मुस्कुरा कर कहती है, बस अभी अभी जीजी। फिर अपने हाथ में पकड़े डिब्बे को खोलकर अन्या की तरफ आगे करते हुए कहती है, वो आज मैंने लाडू बनाए तो सोचा अपनी कुड़िए के लिए लेती आओ। वैसे ये लाडू माँ और होने वाले बच्चे दोनों के लिए चंगा माना जाता है हमारे पिंड में। अन्या उस लाडू की स्मेल लिए काफी जायद खुश हो जाती है। वो फ्रूट को साइड रख उस डब्बे पर लपकती है और मजे से खाने लगती है। मनो बुआ और सारिका जी अन्या को देख मुस्कुरा देते हैं। सारिका जी अन्या को देख कहती है, अरे आराम से लाडो। अन्या मुंह में लड्डू के स्वाद भरते हुए कहती है, अरे माँ, ये है ही इतने टेस्टी, मुझे रुका नहीं जाएगा। थैंक यू मनो बुआ। मनो बुआ अन्या के मुंह से फिर से बुआ सुन उसके हाथ से डिब्बे लिए नाराज हुए कहती है, फिर बुआ तेनू ये लाडू नहीं मिलेंगे। अन्या काफी क्यूट फेस बनाए उस लाडू के लिए उन्हें देख कहती है, प्लीज मनो बुआ। अन्या के प्लीज बोलने पे मनो बुआ पिघलती ही है कि अन्या के फिर बुआ बोलते वो मुंह बनते हुए उससे घूरती है। पर फिर अन्या के क्यूट चेहरा देख मुस्कुरा उस डब्बे को देते हुए कहती है, ले, सिर्फ तेरे बच्चे के लिए से रही हूँ, वरना मनो इतनी जल्दी मानने वाली नहीं। अन्या दोबारा मुस्कुराते हुए लाडू कहने लगती है तो दोनों उससे देख वापस मुस्काए देते हैं। पर सारिका जी फिर एक नज़र दरवाजा को देख फिकर भरे स्वर में कहते हैं, पता नहीं ये साहिल और दामाद जी कहाँ रह गए, अब तक नहीं आए। सारिका जी के कहने पर अन्या का भी ध्यान दरवाजे पे जाता है। वो भी सोचने लगती है कि तभी मनो बुआ एक्साइटेड हुई कहती है, अरे जीजी, तेनू नहीं पता, वीर जी और अपना नाटा खात साहिल के साथ आज एक हैंडसम नौजवान बाहर आपके गार्डन में कसरत कर रहे हैं। बाय गॉड जीजी, वो हैंडसम चिकना इतना चिकना है कि हमारे मोहल्ले की सारी कुड़ियाँ उससे अपना बनने के लिए सपने देखने लगी है। उसके डोले शोले तो बाय गॉड मेरे हीरो जॉन इब्राहिम से भी ज्यादा तगड़े हैं। और उसकी पर्सनैलिटी क्या बोलूं जीजी, बड़ा दसू है। हाय, मेरे भी दिल आ गया है, बाय गॉड बड़ा शोना मुंडा है। वैसे कौन है वो, आपका रिश्तेदार है, कहाँ से आया है। मनो बुआ तो तारीफ के पुल सजाए जा रही थी तो वही अन्या की आंखें उनकी बात सुन जब सी गई। उसके हाथों में पकड़ा लाडू बेचारा पीस के पाउडर में बदला गया। अन्या गुस्से में उठती है, सीधा बाहर की ओर चल देती है। सारिका जी भी अन्या को देख तुरंत उसके पीछे जाती है। मनो बुआ को पहले तो अजीब लगता है, पर वो भी कुछ सोच एक्साइटेड हुए उनके पीछे जाती है। बाहर आते ही अन्या की जो आंखें चढ़ी हुई थी वो तीखी हो गई, क्योंकि बाहर का नजर ही ऐसा था। बाहर केवेंद्र जी और रुद्र जैसे पुशअप का मैच कर रहे थे और साहिल वहां खड़ा उनके बीच रेफरी बना हुआ था। पर इसे ज्यादा अन्या को गुस्सा आसपास का नजारा देख आ रहा था। अन्या का घर बिल्कुल मिडिल क्लास लोकेलिटी में था, जहां के घर एक दूसरे से सटे हुआ करते हैं और उन सेट घरों में से काफी सारी लड़कियां औरतें सब खड़ी रुद्र को देख देख ठंडी आहें भर रही थी। घर के आसपास भी कुछ ऐसा ही हाल था। वहां खड़ी सारी औरतें लड़कियां सब रुद्र पे अपनी निगाहें टिकाए बैठी थी। मनो बुआ भी बाहर आते हुए एक्साइटेड हुई सारिका जी के कंधे को अपने कंधे से लगती हुई कहती है, ओह जीजी, दसो न कौन है ये माचो मैन, हमने तो कभी नहीं देखा इसे आपके घर। सारिका जी मनो बुआ की बात को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ती हुई अपने सिर पर हाथ मार कहती है, ये क्या रहे हैं ये, दामाद जी से ऐसी प्रतियोगिता, अपनी उम्र भूल गए हैं क्या। सारिका जी ऐसे बोलते हुए आगे बढ़ती है।
वही केवेंद्र जी की हालत थोड़ी पस्त थी क्योंकि वो किसी भी कीमत पे रुद्र से हारना नहीं चाहते थे, पर वो उसके जैसे फिट भी नहीं थे। वो काफी मुश्किल से 4-5 ही कर मर पाए और अब वो मैदान में टिके रहने की कोशिश कर रहे थे। रुद्र उनकी कोशिश देख उन्हें काफी टशन वाले लुक देता है, जिससे देख केवेंद्र जी थोड़ा चीर जाते हैं। तभी सारिका जी उनके पास आते हुए केवेंद्र जी को रोकते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? उठते यहाँ से, अपनी उम्र देखा है, ये बच्चों वाली हरकतें आपको शोभा देती है। उठते, अब तबीयत खराब हो जाएगी। सारिका जी अपनी बात कहे केवेंद्र जी उठने का कहती है। केवेंद्र जी में हिम्मत अब बच्ची भी नहीं थी, इसलिए वो भी हर माने मन मनोजते हुए उठ जाते हैं। तभी साहिल सिटी बजते हुए ताली बजाते हुए कहता है, सो इस कंपटीशन के वन ओनली विनर बचे मेरे जीजू। रुद्र साहिल की बात सुन वैसे ही जमीन पे बनने ही केवेंद्र जी को एक टशन वाली स्माइल देता है और अपनी पुशअप जारी रखता है। केवेंद्र जी अपनी कमर से हालत हुए काफी गुस्से में उससे घूरते हैं। सारिका जी उनकी बाहें पकड़ उन्हें रोक खड़ी थी। तभी अचानक रुद्र पे पानी की बौछार होने लगी, जिससे वो संभाल नहीं पाता और सीधा जमीन पे औंधे मुंह गिर जाता है। ठंडे पानी का बौछार सीधा उसके मुंह पे होते हुए उससे पूरी तरह भीग रहा था। वहां खड़े सारे लोग 2 पल के लिए शॉक रह जाते हैं। अन्या हाथों में पानी का पाइप रुद्र को बुरी तरह गुस्से में घूरते हुए उससे भिगो रही थी। वो सच में आज काफी गुस्से में लग रही थी। मनो बुआ भी काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। वो जल्दी से अन्या के पास आए कहती है, अरे कुड़िए की कर रही है तू, बंद कर इससे। पर अन्या बिना कुछ जवाब दिए पाइप लिए आगे बढ़ती है। रुद्र अब तक संभाल चुका था और जमीन से खड़े हुए अन्या को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर अन्या जैसे आज उससे जैसे पानी के बारिश से नहीं बल्कि गुस्से के बारिश से भिगो रही हो। सारिका जी भी अन्या को रोकने के लिए आवाज देती है पर कोई फायदा नहीं। केवेंद्र जी को तो रुद्र का हाल यूं देख मजा आता है, इसलिए वो सारिका जी को रोकते हुए कहते हैं कि पति पत्नी की लड़ाई में पड़ना सही नहीं। रुद्र आगे बढ़ झट से अन्या का हाथ पकड़ उससे अपनी बाहों में भर लेता है, जिसकी वजह से पाइप से निकलता सारा पानी ऊपर जाते हुए अब दोनों को भिगो रहा था। दोनों एक पल इस सिचुएशन में देख दूसरे को देखते ही रह जाते हैं, पर पानी कुछ रुद्र के आंख और नाक में जानने की वजह से वो उन्हें झटकते हुए कहता है, वाइफी ये क्या रही हो? रुद्र की आवाज से अन्या जैसे होश में आए उसके पाँव पे जोर की लात मरते उससे खुद से दूर करती है और पाइप साइड में फेंक उससे काफी बुरी तरह घूरती हुई पलट जाती है और घर की तरफ बढ़ने लगती है। ये देख रुद्र शौक रह जाता है। अन्या की नाराजगी उसके समझ के पड़े थे। वो एक नज़र सारिका जी और केवेंद्र को देखता है तो सारिका जी बस ना में सिर हिला देती है। रुद्र ये देख सोचने लगता हूँ कि अब उसने ऐसा क्या कर दिया जो अन्या यूं नाराज हो गई, क्योंकि सुबह तक उसकी सुबह तो काफी जायद अच्छी थी। ये सब सोच अन्य के पास जाने को बढ़ता है, पर बेचारा बुरी तरह भीग हुआ था, इसलिए खुद के बालों को झट अपनी टी शर्ट को उठा अपना चेहरा पोंछता है। वही अन्या जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ती है तो उसकी निगाहें मनो बुआ पे जाती है, जो रुद्र को देख अपने दुपट्टे से खेलते हुए ठंडी आह भर कहती है, ओहो मेनू कोई तो रोक लो। भेहक ने वाटचते। अन्या उनकी बात सुन वापस पलट रुद्र को देखती है, जो अभी खुद बालों को झट रहा था। अन्या की निगाहें रुद्र से होकर आसपास भी जाती, जिससे उससे और गुस्सा आता है। अन्या गुस्से में अपने मन में कहती है, इन्हें कब से कृष्ण कन्हैया बने का शौक चढ़ गया, इन्हें तो आज मैं बताती हूँ। इतना बोल अन्या आगे बढ़ती है और रुद्र की बाहें एक झटके में पकड़ उससे अपने साथ अंदर ले जाती है। ये देख आसपास के नजरों में हैरानी तो वही साहिल ऊपर देख फिक्र से कहता है, ओह बेचारे जीजू, पापा से जीतने की जीत लगता है आज उन्हें महंगी पड़ने वाली है। दीदू काफी गुस्से लग रही है। साहिल अफसोस जाता ही है कि सारिका जी उसका कान पकड़ते हुए कहती है, तुम पहले अंदर चलो। साहिल अपना कान बचते हुए कहता है, अरे माँ ये क्या कर रही हो? दुख रहा है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, ये तो पापा को आज माचो मैन बनना था बस। साहिल की बात सुन सारिका जी केवेंद्र जी को घूरती है तो वो तुरंत ही आसपास देख अनजान बने का नाटक करते हैं। सारिका जी केवेंद्र जी को घूरते हुए कहती है, मुझे सब पता है कौन यहाँ क्या कर रहा था, आप दोनों बस अंदर चलो, मैं आज निकलती हूँ दोनों की ये नए शौक। इतना बोल सारिका जी साहिल को वैसे ही लिए अंदर ले जाने लगती है। साहिल अपने कान को सहलाते हुए कहता है, अरे माँ, आप सब बाद में निकालना, पहले ये तो बताओ मेरे पराठे बनने हैं। वो क्या है न, इतना अच्छा मैच देख अब मुझे भूख लगी है। सारिका जी साहिल की बात सुनने उसके कान को और जोर का मडोती हुई अंदर ले जाती है, जिससे बेचारा साहिल बचने की कोशिश करता है। केवेंद्र जी भी चुपके चुपके उनके पीछे धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं।
क्योंकि अब वो भी जानते थे कि कहीं न कहीं उन पे बम फूटने वाला है। एपिसोड 213 वही अन्या का रूम। अन्या गुस्से में रुद्र को अंदर लिए आती है और दरवाजा बंद कर उसके ऊपर बरस पड़ती है। वो आसपास के सारे सामान उठाए रुद्र पे फेंकना शुरू कर देती है। कुशन से लेकर तकिए, बुक्स, टेडी, शोकेस, जो अन्या के हाथ में आए वो आज रुद्र के सिर को फोड़ने के लिए उस पे फेंक रही थी। बेचार पे रुद्र फुटबॉल के गोलकीपर बने खुद को उछल उछल के बचा रहा था। उससे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अन्या ऐसा बिहेव कर क्यों रही है। साथ उससे इस बात की टेंशन कि कहीं इस बीच अन्या उसके साथ खुद को हट न कर ले। इसलिए वो अन्या को रोकने की कोशिश करते हुए उसका एक हाथ पकड़ कहता है, वाइफी ये क्या कर रही हो, तुम्हें लग जाएगी। और क्या हुआ, मेरी बात तो सुन लो, तुम गुस्सा क्यों हो रही बताओ तो, मैंने क्या किया। वाइफी सुनो तो। पर जैसे आज अन्या उसकी सुनने के मूड में नहीं थी। वो एक झटके में रुद्र के हाथ को अपने दांतों से कटी हुए मरती है, पर रुद्र फिर भी नहीं उससे छोड़ता, जिससे चीरकर अन्या काफी जोर से उससे काट लेती है। जिसके बाद रुद्र के हाथों में अन्या के दांतों से थोड़ा काट लग जाता है और उसमें से खून तक बहने लगता है, जिसे उसकी पकड़ अन्या पे हल्की हो जाती है। अन्या मौका देख उससे धकेल उससे वापस कुशन से मरने लगती है। रुद्र खुद को बचाने से जायद अन्या को संभाल रहा था, क्योंकि शायद अन्या अपने गुस्से में ये भी भूल गई थी कि वो प्रेग्नेंट है। रुद्र अन्या के हाथ से कुशन लेते हुए झटके से उसकी कमर पकड़ उससे अपने करीब करता हुआ कहता है, वाइफी क्या कर रही हो, तुम्हें लग जाएगी, रुक जाओ ना। अन्या उसके कंधे पर मरते हुए उससे दूर धकेलने की कोशिश करते हुए कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, आज मैं आपको छोड़ने वाली नहीं, और ऐसे मुझे जकड़कर आप अपनी सजा से बच नहीं सकते, छोड़िए मुझे। बेचार पे रुद्र अपनी बीवी का ये अनकंट्रोल वाइल्ड बिहेव देख थोड़ा परेशान सा हो गया था, क्योंकि अन्या कभी ऐसे बिहेव नहीं करती थी, और शायद ही उसने अन्या का ये गुस्से वाला रूप देखा होगा। उससे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अन्या को शांत कैसे करे, क्योंकि अन्या आज उसकी सुनने के मूड में ही नहीं थी, सिर्फ उस पे बरसने के मूड में थी। रुद्र अन्या को शांत करने के लिए अपनी सोच में डूबा था कि तभी अन्या उसके गर्दन पे जोर से बाइट करते हुए उसे धक्का देती है, जिससे रुद्र दर्द के एहसास से होश में आता है। पर तब तक अन्या अपने अस्त्र शास्त्र निकल वापस से रुद्र पे टूटने के लिए तैयार थी। अन्या उससे बचते हुए आसपास हटते हुए कहता है, वाइफी क्या कर रही हो, तुम्हें लग जाएगी। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें मुझे मरना है न तो ठीक नहीं, काम आराम से करते हैं, तुम पहले शांत हो जाओ, मैं प्रॉमिस खुद छड़ी लेकर आऊंगा तुम्हें मुझे मरने देने के लिए, पर शांत हो जाओ। ये तो बताओ मेरी किस गलती पर मुझे ऐसी सजा मिल रही है। फिर रुद्र खुद में ही सोचते हुए कहता है, वाइफी सुनो, अगर तुम सुबह तुम्हारे पापा के साथ कंपटीशन की बात पे गुस्सा हो तो देखो मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो पापा ने कहा था, तुम्हें भरोसा नहीं तो पापा या साहिल से पूछ लो। वाइफी साची, मेरा यकीन करो। लेकिन अन्या उसके आखिर शब्द सुन एक पल रुक उससे घूरते हुए कहती है, हाँ आप ये यकीन करो। नहीं करूँगी, आप एक नंबर के झूठे हैं। आपने कहा था वाइफी तुम्हारे अलावा मेरे लाइफ में कोई नहीं थी, पर उस अलीशा का क्या, उसके साथ आपकी दस्ता नहीं थी। फिर कहा तुम्हारे अलावा वाइफी मैं किसी को आंख उठा कर देखता, पर उस दिव्यंका को बाहों में लिए घर चले आए जहां मैं थी। और तो और अभी मेरे पापा के कंपटीशन के बहने जो बाहर कर रहे थे, उसका क्या। हाँ, अन्या की बात सुनने रुद्र की भौएं चढ़ गई, लेकिन वो कुछ समझ पता या कह पता उससे पहले ही अन्या वापस से उससे मरना शुरू कर देती है। बेचारा रुद्र वापस से बचते बचाते कहता है, वाइफी तुम क्या कह रही हो, मैंने अभी क्या किया, वो तो तुम्हारे पापा ने बोला था। अन्या गुस्से में उससे घूरते हुए कहती है, मेरे पापा के नाम लिए आप बच नहीं सकते हैं। ये अपनी बॉडी दिखाकर भंवारे बन जो आप बाहर आसपास की मधुमाखियों को दावत दे रही थी, मुझे सब पता है, आप सब एक जैसे होते हैं। अन्या की बात सुनने रुद्र पहले तो शौक होता है, लेकिन अगले ही पल अपनी बीवी की जलन भरी बातें सुनकर वो मुस्कुरा देता है। अन्या उसकी मुस्कान से और चिढ़ते हुए कुशन उसके मुंह पर फेंक मरती है, तो रुद्र उससे कैच कर अन्या के पास आते हुए कहता है, तो यहाँ प्रॉब्लम ये है, मेरी वाइफी जेल्स हो रही है। अन्या उसकी बात सुनकर उससे खा जाने वाली नजरों से घूरती है, तो रुद्र उसके करीब आए उसकी आंखों में देख प्यार से कहता है, हाँ ना। अन्या उसकी आंखों में देख अपना मुंह फेर जाने लगती है, तो रुद्र उसका हाथ पीछे से पकड़ अपनी तरफ खींचता है और दूसरे हाथ से उसकी कमर पकड़ उसके पकड़े हुए हाथ को अपने लाभों से चूमते हुए अपने दिल के ऊपर रखते हुए कहता है, भले ही कितनी भी आ जाए वाइफी, पर इस दिल की मलिका सिर्फ तुम थी हो और हमेशा रहूंगी। ये दिल सिर्फ तुम्हें देख धड़कता है, मेरी आंखें हर जगह सिर्फ तुम्हें देखती है, चाहे मैं कितना भी दूर चला जाऊं पर इस दिल को सिर्फ तुम्हारी ख्वासी रहती है।
मोहब्बत नाम के मायने मैंने अगर जानना है, समझा है या महसूस किया है तो वो सिर्फ तुमसे। इतना बोलते हुए रुद्र प्यार से अपना हाथ अन्या की कमर से लिए उसके बालों के लेटों को सवार प्यार से कहता है, और मिसेज रुद्र राय चौहान को औरों की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी वाइफी की मोहब्बत ही उसके लिए काफ़ी है। इतना बोलते हुए रुद्र अन्या के गालों को सहलाते हुए काफ़ी कशिश से उसकी आंखों में देख उसके करीब बढ़ता है। अन्या का दिल उसकी बताव में धड़क तो रहा था, लेकिन वो उसके गालों को एक प्यार वाली चपत लगाए उसका मुंह घूमते हुए अपना मुंह बनाकर कहती है, मिस्टर हस्बैंड, आप ये अपने बिजनेस वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे जो ट्रिक कर मुझे भटकने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेफिजुल है। मैं नहीं आने वाली आपकी बातों पे। अन्या की बात सुनने तो रुद्र का एक पल मुंह बन जाता है, क्योंकि उससे लगा था कि अन्या उसकी बातों में शांत हो गई, लेकिन यहाँ तो उसके सोच पे पड़े हो रहा था। रुद्र बेचारों वाला फेस लिए अन्या को देखता है तो अन्या पलट कर चुपके से बस मुस्कुरा देती है। वो जाने लगती है उससे दूर हुई, लेकिन रुद्र उसका वो हाथ जो उसके दिल पर रखा था उससे मजबूती से थामते हुए कहता है, वाइफी बिजनेस में प्यार नहीं वार होता है, और सिर्फ हर हालत में सिर्फ जीत नहीं चाहा होती है। अगर मैं अपने असल रूप में आ गया तो तुमसे कौन ही बचाएगा। अन्या उसकी बात सुनने पलटकर अपनी आंखें चढ़ाए कहती है, तो आप मुझे डरा रहे हैं। रुद्र उसकी आंखों में देख उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो अन्या अपने कदम पूछते हटते हुए उससे देखती है। रुद्र बिना किसी भाव लिए अन्या के करीब बढ़ने लगता है। अन्या ये देख एक नज़र अपने आसपास देखती हुई पीछे हटी है। फिर अचानक ही अपने हाथ में कुशन लिए रुद्र के मुंह कर दोबारा मरने लगती है। ये देख रुद्र सकपका जाता है। अन्या उससे मरते हुए कहती है, मैं आपसे नहीं डरती। सुनना आपने, मैं आपकी ये काली काली आंखों से नहीं डरती। बेचार पे रुद्र दोबारा से बचते हुए पीछे हट कहता है, वाइफी किससे कहा तुम डरती हो। अरे बाबा मैं डरता हूँ। सॉरी सॉरी प्लीज रुक जाओ। पर अन्या नहीं रुकती। जैसे उससे रुद्र को तंग करने में मजा आ रहा था, पर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वो रुद्र पे लगातार वार कर रही थी। रुद्र बेचारा बस खुद को बचा रहा था। अन्या भी जानती थी कि रुद्र चाहे तो एक पल में उससे रोक सकता है और अपनी ताकत उससे आगे जाता कर उससे काबू कर सकता है, पर रुद्र अभी जैसे वो करना नहीं चाहता था। उससे भी ये पल अच्छे लगने लगे थे। रुद्र बचता हुआ पीछे हट ही रहा था और अन्या भी आगे बढ़ रही थी कि तभी रुद्र साइड हटाता है और अन्या का पाँव नीचे गिरे एक कुशन पर लगता है, जिससे वो गिरने को होती है। अन्या इससे सकपकाए अपना एक हाथ पेट पर रखती है और दोबारा सामने के लिए बढ़ती है, जिससे रुद्र वक्त रहते ही अन्या को संभलने के लिए उसका एक हाथ थमता है और दूसरा हाथ उसके खुद ब खुद पेट पर रखा जाता है, जहां दोनों एक साथ अन्या पे पेट में हलचल सी महसूस करते हैं। दोनों उस एहसास में जैसे जम से जाते हैं। रुद्र अन्या को संभले उसकी तरफ देख अपने धड़कते दिल के साथ फिक्र से पूछता है, वाइफी तुम ठीक हो ना। अन्या जो अभी शौक थी, वो जैसे रुद्र का सवाल सुन ही नहीं हो। वो अपने बस कपाते हुए हाथों से अपने पेट पर रख उस एहसास को दोबारा महसूस करने की कोशिश करती है। रुद्र का हाथ अब भी अन्या के पेट पर ही था। दोनों दोबारा एक साथ उस हलचल को महसूस करते हैं। अन्या के आंखों में जैसे आंसू से छलक आए थे। वो अपनी भीगी पलकें उठाए रुद्र को देख अपने बच्चे की तरफ इशारा कर जैसे इशारों में पूछने की कोशिश करती है, क्या उसने महसूस किया उनके बच्चे की पहली हलचल इतने लंबे इंतजार के बाद। एपिसोड 214। रुद्र अन्या के सवाल को समझ वो अन्या के पेट पर रखे को खींचते हुए उससे देखता है, जैसे यकीन कर रहा हो उस एहसास पे जो उसके हाथों ने महसूस किया। रुद्र अपने एहसासों के पे यकीन करने के लिए अन्या से अपने धड़कते हुए दिल से थोड़ा सकुचाए पूछता है, वाइफी ये हलचल, ये क्या तुमने। अन्या रुद्र के जज्बात समझ रही थी। ये एहसास जितने उसके लिए नए थे वो एहसास रुद्र के लिए भी जितने ही नए और अलग से थे। अन्या रुद्र को अपनी आंखों में नमी लिए देखती हुई मुस्कुरा देती है और उसका दूसरा हाथ अपने पेट रखते हुए इमोशनल हुई कहती है, हाँ रुद्र हमारा बेबी की पहली किक। अन्या बस इतना ही कहते कहते थम जाती है, क्योंकि वो अपने अंदर उठ रहे जज्बात को शब्दों में शायद बयां कर पाए। रुद्र अन्या की बात सुनने थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ अन्या के पेट को पकड़ अपना कान लगा लेता है और अपने बच्चे की आहट सुनने को बेकार होने लगता है। वो कभी कान लगता है तो कभी अपना हाथ फेरता है, लेकिन उससे दोबारा कुछ एहसास नहीं होता, जिससे देख रुद्र परेशान स्वर में अपना सिर उठाकर अन्या से कहता है, वाइफी यू हिल क्यों नहीं रहा है। मैं दोबारा इसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ये ठीक है, हम डॉक्टर के पास चले क्या। अब कुछ हो क्यों नहीं रहा है। वाइफी मैं दोबारा उससे फील करना चाहता हूँ। क्या ये मुझे गुस्सा है। तुम्हारे हाथ रखते इसने किक किया, पर मेरे रखते अभी कुछ भी हो रहा है। वाइफी क्या तुम कुछ फील कर रही हो। अन्या उसकी बात सुन नम आंखों में मुस्कुरा देती है।
क्योंकि होने वाले बच्चे का डैडी अभी खुद छोटे बच्चे बनने सवाल कर रहा था उससे। अन्या मुस्कुराकर आगे बढ़ती है और रुद्र का हाथ अपने पेट के दूसरे साइड ले जाते हुए थोड़ा वेट करती है। कुछ ही पल में बेबी की दोबारा किक महसूस करते ही रुद्र काफी जायद खुश होता है। उसके चेहरे पर कभी न दिखने वाली वो स्माइल आज बिना किसी कंजूसी के दिख रही थी। रुद्र दोबारा अपना इधर उधर किए अपने बच्चे को महसूस करता है और उसकी एक हलचल पे रुद्र के चेहरे पर एक मिक्स इमोशन दिखने लगते हैं, जहां आंखों में खुशी के साथ नमी भी थी। अन्या तो बस उससे ही देखते रह जाती है। शायद ही कभी अन्या ने रुद्र को यूं खुश होते देखा था। रुद्र अपनी एक्साइटमेंट में खोए हुए अपनी निगाहें जैसे ऊपर उठाकर अन्या को देखता है तो वो उससे प्यार से देखती हुई नजर आती है। रुद्र खड़ा होता हुआ सीधा अन्या को गले से लगा लेता है और कुछ इमोशनल हुए कहता है, थैंक यू वाइफी, मुझे इतना प्यार तोहफा देने के लिए। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं इस वक्त कैसे महसूस कर रहा हूँ। अपने बच्चे की आहट सुनने की खुशी मेरे लिए हर खुशी से ऊपर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये नन्ही सी जान मुझे इतनी खुशी देगा। थैंक यू सो मच। रुद्र अपनी बात कहे काफी इमोशन सा हो जाता है। सच में ये एहसास शायद ही कोई लफ्जों में बयां कर पाए। एक पिता के लिए ये एक पहली आहट होती है जिससे वो अपने बच्चे के होने का एहसास जी पाए। माँ जिससे हर वक्त महसूस करती है, हर अपनी सांस में अपने बच्चे की दिल की धड़कन महसूस करती है। रुद्र और अन्य काफी खुश भी थे तो इस पल में इमोशनल भी। रुद्र तो इतना जायद खुश था जैसे उसका मन कर रहा था कि वो आज सारी दुनिया में चीख चीख कर अपनी खुशी बयां करे, सबको बताया कि वो कैसे महसूस कर रहा है। वो अन्या से दूर उसके माथे पर एक प्यार भरी किस करता है और उससे दोबारा थैंक यू बोलता है। फिर अन्या को अपनी बाहों में उठाया आराम से बेड पर लेटते हुए कहता है, वाइफी तुम आराम करो, मैं आता हूँ। इतना बोल वो उठने लगता है तो अन्या उसका हाथ पकड़ कहती है, आप कहाँ चले। रुद्र एक नज़र अन्या के पकड़े हाथ को देखता है, फिर कुछ सोच उसके करीब बैठते हुए उसकी तरफ झुक शरारत से कहता है, डोंट वरी वाइफी, आई एम ऑल योर्स। और रही बात उन मधुमक्खियों की, तो जब तुम्हारी जैसी खुखर बीवी हो तो मजाल है कि कोई मुझे आंख उठाकर देख पाए। इतना बोल रुद्र अन्या के नोच अपने उंगली से हिट करता हुआ उससे दूर होता है तो अन्या झटके में उसकी कॉलर पकड़ उससे बिल्कुल अपने करीब लिए उसकी आंखों में घूर कर देख कहती है, क्या कहा आपने। खुखर, आपको खुखर दिखती हूँ। रुद्र पहले अपनी बात पे सोच थोड़ा अपने होठों को धीरे से कटता है, पर जल्दी ही कुछ सोच अन्या के होठों के करीब बढ़ता है जिससे अन्या और बैग पे अंदर खींचती है। तो रुद्र उसकी हरकत पे एक कातिल मुस्कान के साथ काफी सेडिक्टिव टोन में कहता है, खुखर का पता नहीं वाइफी, पर अभी मेरे अंदर सोए हुए शेर को जगाने। रुद्र इतना ही बोलता हुआ जैसे अन्य के होठों को अपने से हल्के से टच करता है कि अन्य अपना हाथ उसके होठों पर रख उससे झटके से पीछे कर साइड में हल्के से झटके हुए कहती है, अपने अंदर के शेर को अपने पास रखे। मैंने अभी तक आपको माफ नहीं किया, न अभी के लिए न पहले के लिए, इसलिए जाए अपना काम करे। रुद्र अन्या की बात सुन अपने गालों को हल्का सहलाते हुए मन में सोचता है, रुद्र तेरी बीवी सच में अनरोमांटिक है। इतना सोचते हुए अन्या की तरफ देखता है और एक बेमन की मुस्कान लिए अपना सिर हिलाते हुए कहता है, वाइफी तुम्हें नहीं लगता अभी के लिए तुमने मुझे पहले ही बहुत जायद सजा दे दिया है। इस हिसाब से तो मेरी सजा कंप्लीट हुई। इतना बोल रुद्र अन्या को कमरे की हालत देखने का इशारा करता है। अन्या भी अपने आसपास देखती है जिससे अन्या को अब रियलाइज होता है कि सच में उसने अपने कमरे का काबरा बना दिया है अपने गुस्से में। सारी चीज इधर उधर बिखरी और कुछ टूटी हुई थी और रुद्र की पिटाई का सोच अपनी एक उंगली को अपने दांतों के बीच दबा अपनी आंखें मिच सोचती है, ये उसने क्या किया। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बेड से उठते हुए आसपास देखती है और रुद्र के करीब आए उसके टी शर्ट की कॉलर को सही करते हुए कहती है, माय डियर हस्बैंड, इसका फैसला आप मुझ पर छोड़ दे। पहले अपनी माफी के लिए कुछ भी कर बुझने वाले जज्बा के साथ जो कमरा का काबरा बना है ये सारा साफ करे, उसके बाद मैं सोचते हैं आपकी सजा कंप्लीट हुई कि नहीं। इतना बोल अन्या एक डेविल स्माइल दिए बेड से उठती है और जाने लगती है और जाते जाते उसके मुंह पर एक कुशन उठाकर मरती हुई मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। रुद्र का तो पहले अन्या की बात सुन मुंह बना जाता है। वो बेचारों सा अन्या को देखता है पर अन्या तो उससे खुद एटीट्यूड दिखाए वहां चली जाती है। वो तो बस ताकते रह जाता है। फिर कमरे में आसपास निगाह दौड़ता है। कमर काफी जायद बिखरा हुआ था। कमरे की हालत देख उसके माथे पर बल पड़ जाते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वो भी अपनी कमर काशते हुए उठता है और लग जाता है सफाई में। ये काम उसके लिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उसने ऐसे काम कभी किए नहीं थे। जो आदमी सोने की चम्मच लिए मुंह में आया हो आज वो अन्या के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था।
वो धीरे धीरे लग जाता है साफ सफाई में। वही बाहर ब्रेकफास्ट टेबल पे अन्या मजे से अपना नाश्ता कर रही थी। सारिका जी अन्या को सर्व करते हुए पूछती है, लाडो दामाद जी कहाँ रह गए? वो नाश्ता नहीं करेगे क्या? अन्या रुद्र के बारे में सोच मन ही मन उसकी हालत इमेजिन करते हुए मुस्कुरा देती है। पर सारिका जी को शो ना करते हुए कहती है, पता नहीं माँ, वो कुछ काम में बिजी है। साहिल अन्या की बात सुन डरते डरते अन्या के पास थोड़ा सिरक कर कहता है, दीदू जीजू जिंदा तो है ना? साहिल का सवाल सुन अन्या उससे घूरती हुई कहती है, ये कैसा सवाल है साहिल? साहिल जल्दी से अन्या का हाथ पकड़ कहता है, दीदू आप गुस्सा मत करना, मेरा सवाल तो सही है। मेरा मतलब है जिस एक्शन के साथ आप जीजू को अंदर ले गई और अकेले बाहर आई तो टेंशन तो होगी ना? काफी आपने उन्हें मार मार के। इतना बोल साहिल अपना जीव निकल अपना गला एक तरफ बैंड करते हुए कहता है, अपने उनका गेम बजा दिया तो मेरा क्या होगा? मुझे आपको पूरी लाइफ झेलना होगा। ये आसान बात थोड़ी है। दीदू आप जीजू का हाथ पाँव तोड़ तो ये चलेगा, पर प्लीज उनका गेम मत बजाना। अन्या को उसकी बातें सुन सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो अपने हाथ में चम्मच लिए उससे मसलते हुए काफी खुखर नजरों से साहिल को घूरती हुई कहती है, तेरे जीजू का पता नहीं लेकिन आज मैं तेरा गेम बजने से नहीं रोक सकता। इतना बोल अन्या चमक वाला हाथ उसकी तरफ हवा में बढ़ती ही है कि साहिल डरते हुए अन्या को स्टैचू बोल देता है, जिसे अन्या का हाथ हवा में ही रुकता है। ये देख साहिल के जान में जान आते हुए वो पलक झपकते हुए वहां से फिरारा होते हुए कहता है, दीदू सॉरी सॉरी, पर मुझे अभी अपना गेम नहीं बजाना, अभी तो मुझे बहुत जीना है और आपको देर सारी आइसक्रीम भी तो खिलनी है। इतना बोलते हुए साहिल वहां से बाहर भाग जाता है। अन्या उसके जाते ही उसकी बात पे मुस्कुरा देती है। बेचारे रुद्र को ये साफ सफाई की उलझन में ऐसा उलझा कि उससे 1 घंटे का काम 2 घंटे में भी हुआ, जिसके बाद वो इतना थक गया जिसका कोई जवाब नहीं। वो शावलिए अन्या को ढूंढता हुआ जब बाहर आता है तो अन्या तो नहीं दिखती, पर उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठे केवेंद्र जी कर चली जाती है, जो कि आराम से पेपर पढ़ रहे थे। जिन्हें देख रुद्र कुछ सोचता उसके होठों पे एक टेढ़ी मुस्कान छे जाती है। वो भी उनके पास बढ़ जाता है और उनके बगल में बैठ उन्हें देखने लगता है। केवेंद्र जी रुद्र के उनके पास बैठने का एहसास हो चुका था, पर वो अपना ध्यान पेपर पढ़ने में लगते हुए उनके पन्ने पलटते हुए कहते हैं, शुक्र है आप जिंदा बच गए, वरना हमारी लगी शर्त अधूरी रह जाती। एपिसोड 215। केवेंद्र जी की बात सुन रुद्र एक डेविल स्माइल दिए कहता है, रुद्र राय चौहान शर्त और वादे इतनी जल्दी तोड़ता? केवेंद्र जी उसकी बात सुन मन की एक छोटी सी मुस्कान लिए अपना सिर हल्का से हिलाकर वापस पेपर पढ़ने लगते हैं। तो रुद्र उनकी तरफ देख कहता है, वैसे पापा आप मेरे मरने की कामना कर रहे हैं जबकि मैं आपके घर का दामाद हूँ। मैंने तो सुना था कि घर के दामाद को भगवान से भी ज्यादा इज्जत दी जाती है, पर आप। इतना बोल रुद्र खामोश हो जाता है। फिर हल्के बुझे स्वर में कहता है, क्या आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं? रुद्र के आखिर अल्फाज में भरे सवाल सीधा केवेंद्र जी के मन को लगती है। वो अपना पेपर नीचे करते हुए कुछ आचार्य भरी निगाहों में उससे देखते हैं, फिर अपना पेपर फोल्ड करते हुए कहते हैं, नफरत नहीं, मैं तुमसे कोई नफरत नहीं करता, बल्कि बस अपनी बेटी से प्यार करता हूँ। रुद्र उनकी बात सुन कहता है, और मैं भी आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। केवेंद्र उनकी बात सुन उसकी तरफ देखते हैं, फिर कुछ सोचते हुए कहते हैं, पिता का प्रेम अपनी बेटी के बिल्कुल बगीचे में लगे फूलों की देखभाल करते माली जैसा होता है। माली अपने प्रेम और कठोरता की छाँव में उस फूल को सिंचाता है, बड़ा करता, उसके हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता, पर जब कोई उसके फूल को उसके बगीचे से ले जाता है तो उससे दुख जरूर होता है, पर साथ ही एक उम्मीद जरूर होती है कि जहाँ है खुश है। पर जब उस माली की ये उम्मीद टूटी है तो उससे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। अगर कोई उसके इतनी मेहनत के बाद भी उसकी कदर न करे, उससे हर वक्त दर्द दे, तो उस फूल के साथ वो माली भी वही दर्द महसूस करता है। केवेंद्र जी अपनी बातों की गहराई रुद्र की आंखों में झांकते हुए हल्का मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हें अभी मेरी बात का असल मतलब नहीं समझ आ रहा होगा, पर जिस वक्त तुम उस माली की जगह पर आओगे तब तुम इन बातों को अच्छे से समझ सकोगे। मैं तुमसे कभी नफरत नहीं करता हूँ, बस अपनी बेटी की खुशी चाहता हूँ। अगर इस खुशी की राह में मेरी हार तुम्हारी जीत हो तो इस पिता सबसे ज्यादा खुशी होगी। इतना बोल केवेंद्र जी उठते हैं, रुद्र के कंधे पर हल्का थपथपाते हुए वहां चले जाते हैं। रुद्र वही केवेंद्र जी बात सुन सोचने लगता है। बातों ही बातों में केवेंद्र जी अपने बहुत कुछ कहा था, अन्या के लिए अपना प्यार परवाह, रुद्र से नाराजगी की वजह, उससे उम्मीद, अन्या की खुशी की कामना, अपने दिल की ख्वाहिश। रुद्र उनकी बात सुन अपने होठों पर छोटी मुस्कान लिए कहता है, ससुर जी ने इतने भी बुरे नहीं है, बस अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, उसकी खुशियों की परवाह करते हैं।
इतना बोल रुद्र कुछ सोचते उठता है और खुद को जैसे तैयार करते हुए कहता है, तो देर किस बात की रुद्र, अब बस तुम्हें अपनी बीवी की नाराजगी दूर करनी है ताकि सब ठीक हो सके, इसलिए लग जा काम पे। इतना बोल रुद्र अन्या को ढूंढने लगता है। अन्या छत पे बैठी होती है, रुद्र भी पहुंचते पहुंचते उसके पास आ जाता है। रुद्र को आता देख अन्या उससे मुंह बनाकर पूरी तरह इग्नोर करती है। तो वही रुद्र उसके पास बैठता हुआ अपने पॉकेट से उसकी पसंदीदा चॉकलेट देते हुए उससे प्यार से देखता है। अन्या पहले तो उससे इग्नोर करती है, पर चॉकलेट पर निगाहें जाते वो खुश हो जाती है और तुरंत उससे खुशी से लेते हुए खाने लगती है। रुद्र ये देख मुस्कुरा देता हुआ उससे इशारे में चॉकलेट शेयर करने को कहता है, तो अन्या उससे चॉकलेट दिखाते हुए मुंह बनते हुए मुंह फेर लेती है और दोबारा खाने लगती है। रुद्र उससे खाते खाते देख बस मुस्कुरा देता है और उससे यूं देखता हुआ उसके मुंह के साइड में लगे चॉकलेट को साफ करता हुआ उसकी चॉकलेट खा लेता है, जिससे देख अन्या चिढ़ते हुए उससे धक्का दे देती है और घूमकर दोबारा चॉकलेट खाने कहती है। वही सारिका जी छत के कोने में पापड़ सुखाते हुए उन्हें देख देख कर मुस्कुरा रही थी और उनकी बलाएं लेते हुए भगवान से बस दुआ करती है कि उनकी बेटी और दामाद का साथ हमेशा यूं बना रहे हैं। रुद्र अन्या इस बीते वक्त काफी ज्यादा ख्याल रखता है और कोशिश करता है कि अन्या बस उससे माफ कर दे। वो बीते वक्त को बदल नहीं सकता था और न ही पहले जाकर अपनी गलती को सुधार सकता था, इसलिए वो अब अन्या को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता, ताकि अन्या ने जो वक्त अकेला झेला है वो अब उससे दोबारा नहीं देखना पड़े। आते वक्त दादाजी ने उसे एक बात समझाई थी कि गलती की सजा दूरी नहीं बल्कि साथ होना चाहिए रिश्ते में, ताकि वो उस दर्द और गम को भुलाकर नई शुरुआत की एक उम्मीद दिखे। और इसी बातों में अमल करते हुए रुद्र हर वक्त अपने रिश्ते को सुधारने और अन्या का साथ रहने की कोशिश कर रहा था। कहीं न कहीं अन्या भी उसके साथ से बहुत खुश थी, पर डर की कुछ लकीरें अब तक मिटी नहीं थी, इसलिए रुद्र ने जल्दबाजी न दिखाते हुए अन्या के संभलने का इंतजार करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रात का वक्त अन्या परेशान सी किचन में इधर उधर घूमकर बर्तनों को बिना आवाज किए टटोल रही थी, पर उससे वहां कुछ भी उसके पसंद का खाने का मन लायक नहीं था। अन्या घड़ी देखती है, इस वक्त रात के 2 बज रहे थे, जिससे देखो मुंह बनते हुए अपने पेट पर हाथ रख कहती है, बेबी मम्मा की बात हमेशा सुननी चाहिए हमें। देखो आपकी नानी ने कहा था कि डिनर करने को ताकि रात को हमें भूख न लगे, पर नहीं, मम्मा की बात किसी बच्चे को नहीं सुनी होती है। देखो अब हम दोनों भूखे रह गए, क्या खाए समझ नहीं आ रहा है। इतना बोलते हुए अन्या दोबारा इधर उधर देखती है कि तभी उसके कानों में रुद्र की आवाज पड़ती है, मुझे। रुद्र की आवाज सुन अन्या उचकते हुए उसके पीछे पलटकर उसके ओर देखती है, तो रुद्र किचन डोर से टिक खड़ा उससे ही देख मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उनसे भी अन्या से सेम बात कही थी खाने के, पर अन्या जिद में आए भूखी रह गई थी। अन्या उससे देख चिढ़ते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रुद्र अन्या की तरफ एटीट्यूड से चले हुए इधर उधर देखने का नाटक करते हुए कहता है, बस एक चोर को देखने आया था। अन्या रुद्र की बातों का इशारा समझते हुए अपने बाजू को फोल्ड कर उससे चिढ़े हुए अंदाज में कहती है, क्यों वो आपके लिए बंदर का नाच दिखने वाला था? रुद्र अन्या की बात सुन अपने आईब्रो आसपास में जोर देखता है, फिर पॉकेट में हाथ डाल स्टाइल से अन्या को ऊपर से नीचे तक देख कहता है, बंदर का पता नहीं, बंदरिया को जरूर हो सकता है। अन्या उसकी बात सुन गुस्से में कहती है, रुद्र आपको मैं बंदरिया दिखती हूँ? अन्या का गुस्सा देख रुद्र जल्दी से ना में सिर हिलाए क्यूट अंदाज में कहता है, नहीं जान, तुम तो मुझे इस वक्त क्यूट लिटिल पांडा जैसी लगती हो। पांडा शब्द सुन अन्या अपनी एक आईब्रो उचकते हुए उससे देख कहती है, क्यूट लिटिल पांडा? ये देख रुद्र जल्दी से अपनी बात सही किए हड़बड़ाहट में कहता है, आई मीन वाइफी, तुम बहुत क्यूट लगती हो। अन्या उसकी ये बात सुनकर भी कोई खास रिएक्शन नहीं देती हो, उससे इग्नोर किए किचन के सेल्फ वापस खोल कुछ खाने का ढूंढने लगती है, तो रुद्र आगे बढ़ उस सेल्फ के पास खड़ा हो जाता है और अन्या को एक क्यूट लुक लिए देखता है। अन्या उसकी हरकत पे चिढ़ने लगती है, क्योंकि उससे भूख लगी थी और रुद्र खाने की जगह उससे इरिटेट कर रहा था। अन्या दूसरे तरफ जाती है तो रुद्र वहां भी आ जाता है, जिससे देख अन्या खुद पे काबू करते हुए कहती है, रुद्र ये क्या रहे हैं आप? बार बार मेरे आसपास क्यों खड़े हो जाते हैं? आपको नींद नहीं आ रही है? जाके सोते क्यों नहीं? अन्या को गुस्से पे कंट्रोल करते देख रुद्र अन्या के माथे को टॉवल से पोंछे हुए कहता है, ओफो वाइफी, गुस्सा नहीं करते, मैं क्या रहा हूँ का क्या मतलब है? अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, अपनी बीवी का ख्याल रख कर। इतना बोल रुद्र काफी जायद क्यूट बनने अन्या के सीने पर सिर रख सोने का नाटक करते हुए कहता है, और वैसे भी मुझे कहा अपनी वाइफी के बिना नींद आने वाली है? मुझे तो बस वहाँ नींद आती है जहाँ मेरी वाइफी हो। अन्या उसकी ये चीजी बातें सुन पहले तो सदा सा मुंह बनती है,
फिर रुद्र को खुद से दूर धकेलते हुए कहती है, रुद्र दूर हटे मुझसे, ये कोई वक्त ऐसे बात करने का। रुद्र अन्या से दूर हुए आसपास देख कहता है, वो तो मैं भी सोच रहा हूँ वाइफी, ये कोई वक्त है हाइड एंड सीक किचन में खेलने का। और वैसे भी सासू माँ ने कौन से अपने किचन में कोहिनूर छुपा रखा है जो तुम इस वक्त छुड़ाने आए हो। अन्या रुद्र बात सुन इरिटेट होते कहती है, कोहिनूर का पता नहीं, मैं खाने की तसलिश में आई थी, लेकिन आपकी बकवास सुन मुझे अब भी नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ सोने। इतना बोल अन्या जानने लगती है कि रुद्र उसका हाथ पकड़ उससे रोकता है और अपनी बाहें उसकी कमर में डाल बिल्कुल कशिश भरी आवाज में कहता है, इतनी सी बात वाइफी, तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत जब तुम्हारा जीनी तुम्हारे पास है। जीनी शब्द सुन अन्या अपनी आंखें हल्की छोटी कर अपने सिर पीछे करते हुए उससे देखती है, तो रुद्र मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ अपने साथ बाहर ले जाने लगता है। अन्या को तो कुछ समझ नहीं आता कि रुद्र उससे कहाँ ले जा रहा है। एपिसोड 216। अन्या को तो कुछ समझ नहीं आता कि रुद्र उससे कहाँ ले जा रहा है। रुद्र अन्या को किचन से लिए बाहर की ओर ले जा रहा था। अन्या उससे घर के बाहर की ओर जाते देख टोकते हुए कहती है, रुद्र हम कहाँ जा रहे हैं, इतनी रात को, बोले ना कहाँ जा रहे हैं। पर रुद्र उससे ज्यादा कुछ न बोलते हुए बस इंतजार करने का कहता है और उसका हाथ वैसे ही पकड़े आराम से मेन डोर खोलता हुआ अन्या को घर के बाहर ले आता है। अन्या एक नज़र बाहर देखती है, आसपास सन्नाटे और घरों के बाहर जलती रोशनी कोई भी नहीं दिख रहा था। रुद्र उससे घर के बाहर सड़क पे ले आया। ये देख अन्या अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहती है, रुद्र क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, वो भी इतनी रात की, बताए वरना मैं इससे आगे नहीं चलूंगी। रुद्र अन्या की बात सुन पीछे मुड़ उसी देखता है। अन्या अपना मुंह सिकोड़ आसपास देखकर उससे हल्के चिढ़े हुए अंदाज में देख रही थी, क्योंकि उससे काफी भूख लगी थी और प्रेगनेंसी की जरा सी भूख भी काफी जायद भूख फील देती है। रुद्र उससे यूं देख प्यार से उससे संभालते हुए उसके बाजू को पकड़ कहता है, अगर नहीं चलना चाहती तो तुम्हें गोद में भी उठा कर ले जा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अन्या उसकी बात सुन उसके सीने पर हाथ रख उससे खुद से दूर करते हुए कहती है, पर मुझे होगी। आप पहले ये बताया आप मुझे यहाँ घर के बाहर क्यों लाए हैं। रुद्र अन्या की बात सुन आराम से कहता है, तुम्हें भूख लगी थी न, सासू माँ और मेरे कहने पर भी तुमने डिनर नहीं किया, और अब आधी रात को लग गई न, इसलिए आप चलो बस जल्दी थोड़ा ही चलना है। इतना बोल रुद्र अन्या का हाथ पकड़ आगे बढ़ता है कि अन्या अपने कदम रोकते हुए उससे कहती है, किसने कहा मुझे भूख लगी है। अन्या के ये बोलने पर रुद्र अपने हाथों को फोल्डकर अन्या को तिरछी नजरों से अपने आईब्रो उचकते हुए घूरता है, तो अन्या अपनी ही हरकतों और बातों की घुट लिए कहती है, मेरा मतलब है लगी थी, नहीं मतलब ये कि मेरी नींद टूट गई तो बस किचन में पानी पीने गई तो सोचा कुछ खा लूं तब अपनी पियो, मुझे कोई भूख नहीं लगी थी। साची। अन्या के एक्सप्लेनेशन सुन उससे ऐसा लुक देता है जैसे वो कह रहा हो उससे सब पता है किसे भूख लगी किसने नहीं। अन्या उसका लुक देख बेपरवाही से कहती है, अब ऐसे देख क्या रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ। फिर झूठी उबासी लेने का नाटक करते हुए कहती है, चलिए अंदर चले, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। इतना बोल अन्या जाने को मुड़ती ही है कि रुद्र उसका बाजू पकड़ उससे रोकता हुआ अपने करीब खिंचता है। अन्या रुद्र के हरकत से उचकने हुए अपने हाथ उसके सीने पर रख देती है। रुद्र उसकी आंखों में देख कहता है, तुम्हें भूख नहीं लगी है ना। अन्या पहले तो सकपका जाती है फिर नमे सिर हिलाती है। ये देख रुद्र अपना दूसरा हाथ उसके पेट पर रख कहता है, पर मेरे जूनियर चौहान को लगी है और उसके डैडी उससे भूखा थोड़ी सोने देंगे। इतना बोल रुद्र अन्या को झट से अपने गोद में उठा लेता है। अन्या तो बस हैरान रह जाती है, उसके हाथ सीधा रुद्र को मजबूती से थाम लेते हैं। वो अपनी उसी सकपकाहट में कहती है, रुद्र ये क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा, हम तो क्या सोचेगा। रुद्र अपने चल आगे बढ़ते हुए कहता है, वाइफी ये सारे बहाने पुराने हो गए हैं, और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है मुझे किसी की परवाह है, मैंने तो अपनी खुद की लीगली वेडेड वाइफ को गोद में उठाया है, तो आई थिंक इस बात किसी और को भी परवाह नहीं होनी चाहिए। इतना बोल रुद्र अन्या के घर के बगल वाले गली में टन लेता हुआ उसके घर के जैसे पीछे वाले एरिया में आ जाता है। अन्या आसपास कुछ अजीब नजरों से देख कहती है, रुद्र ये हम कहाँ जा रहे हैं, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, कुछ तो बताए। रुद्र अपने कदम बिना रुके अन्या की देख कहता है, बताया तो जूनियर चौहान को भूख लगी है तो बस उससे का इंतजाम करने। अन्या उसकी बात सुन अपना मुंह सिकोड़ उससे देखते हुए कहती है, और आपको ये बात क्या जूनियर चौहान ने मेल कर बताया आपके 2 इंच के डिब्बे पे। अन्या की बात सुन रुद्र अपने कदम रोकता हुआ उससे देख कहता है, कुछ ऐसा ही समझो, मेल तो आया वाईफाई पर लैपटॉप पर नहीं, सीधा मेरे दिल पे, तो बस
इतना बोलते हुए रुद्र अन्या को नीचे उतर देता है। अन्या आसपास देखती है तो वो उसके घर के पास वाले एरिया में छोटा सा मैदान जैसा था, जहाँ काफी अंधेरा था। और यूं अंधेरा देख अन्या कुछ डरते हुए रुद्र की जैकेट को पकड़ते हुए से हमें निगाहों से कहती है, रुद्र यहाँ कुछ ज्यादा अंधेरा नहीं है, हम यहाँ क्या खाने को मिलेगा। रुद्र अन्या का सेहाम चेहरा देख उसका हाथ अपने जैकेट से हटाकर अपने हाथों में काश कर थामते हुए कहता है, सब कुछ। इतना बोलते हुए रुद्र अपने दूसरे हाथ में पकड़े फोन में एक बटन जैसे प्रेस करता है, तो अगले पल ही वहां की जैसे रगत ही बदल जाती है। एक एक कर चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है। अन्या तो रोशनी हुई देख वहां हैरान थी। वहां की रोशनी हर तरह की छोटी लारियों की लाइटों से लेकर हर तरह की लाइट से वहां का अंधेरा रोशन हो गया था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो वहां ये थी कि एक लाइन से अन्या में फेवरेट स्ट्रीट फूड के सारे स्टॉल लगे थे, जिससे आती खुशबू से अन्या जैसे खुशी से भरकर रुद्र को हैरान नजरों से देख कहती है, रुद्र ये सब। रुद्र प्यार से अन्या की खुशी को देखते उसका हाथ थामे कहता है, ये सब मेरे डियरेस्ट वाइफी के लिए। तुम्हें स्ट्रीट फूड जायद पसंद है ना, तो बस आज सब तुम्हारी पसंद का होगा। इतना बोल रुद्र अन्या को साइड में लगे लकड़ी की छोटी सी डाइनिंग सेटअप की तरफ इशारा करता है। अन्या उससे भी देख हैरान थी। वो रुद्र के साथ उस टेबल के पास आते हुए खुशी से कहती है, ये सब मेरे लिए। आपने कब, कैसे? अन्या इसके आगे कोई सवाल पूछती कि रुद्र ने उसके होठों पे अपनी उंगली रखते हुए कहता है, शुश। अब न कोई सवाल न कोई जवाब, बस हम दोनों। इतना बोल रुद्र अन्या को चेयर पर आराम से बैठता है और खुद भी उसके पास बैठता है तो एक आदमी जिसने वेटर जैसे कपड़े पहने थे, वो उन्हें ग्रीट करते हुए खाने का मेनू देता है। अन्या तो इतने ज्यादा एक्साइटेड थी कि जल्दी से वो मेनू के सारे डिश एक लाने का बोलती है। वो वेटर भी अन्या की ख्वाहिश के हिसाब से एक एक सारे डिश अन्या के लिए लेकर आता है। छोले भटूरे से लेकर भरा पाव, भेलपुरी से लेकर पानी पूरी, पाव भाजी से लेकर भरा पाव, आलू टिक्की, चाट, समोसा, जलेबी से लेकर आलू टिक्की तक अन्या ने खा लिया। रुद्र तो बस आवक से अपनी बीवी देखता ही रह गया, क्योंकि उनसे अन्या को ऐसे खाते तो कभी नहीं देखा और न खाने में इतनी खुशी देखी। वो तो बस देखता ही रह गया। अन्या लास्ट अपनी लासी पीते हुए रुद्र की तरफ स्माइल करते हुए देख कहती है, रुद्र मेरा पेट बहुत भर गया, पर मन नहीं। थैंक यू सो मच। सब कुछ बहुत टेस्टी था, मैंने कितने वक्त बाद ऐसा कुछ खाया है। रुद्र टिश्यू पेपर लिए अन्या के होठों को साफ करते हुए शरारत से कहता है, पर वाइफी तुम्हें तो भूख नहीं लगी थी, फिर भी इतना कुछ खा लिया। अन्या उसकी बात सुन झेप जाती है। वो जल्दी से उसके हाथ से टिश्यू पेपर लिए कहती है, हाँ तो मुझे भूख नहीं लगी थी, वो अपने कहा था आपके जूनियर चौहान को लगी थी, तो बस उससे ने खाया, मैंने नहीं। इतना बोल अन्या जल्दी से उठती है चेयर से, तो जाते जाते वो वेटर अन्या के हाथ में उसकी फेवरेट आइसक्रीम देता है, जिससे देख अन्या की खुशी 10 गुना बढ़ जाती है। वो खुशी से लिए जाती है तो रुद्र आगे बढ़ उसका हाथ थामे उसके साथ चलने लगता है। दोनों घर की ओर पैदल चल रहे थे। अन्या तो अपनी आइसक्रीम खाते हुए चल रही थी, तो रुद्र बस उससे देखते हुए वो मन ही कहता है, कितने रूप है वाइफी तुम्हारे, कभी बेजान सी लगती तो कभी ममता से भरी, तो कभी खुशियों की चाबी, तो कभी दूसरों की मुस्कान की वजह, तो कभी मेरी जीने की चाह। छोटी चाह में इतनी खुशी मिलते शायद ही मैंने कभी देखा हो। तुम्हारे हर रूप में एक अलग ही सुकून है, जो सिर्फ तुम में है। रुद्र यही सारी बातें सोचते हुए अन्या को एकटक देखे जा रहा था। दोनों चलते चले घर कब आ गए दोनों को पता नहीं चला। अन्या की आइसक्रीम भी खत्म हो गई। वो अपना सिर घुमा को जब रुद्र को खुद को ऐसे देखते पाकर देखती तो अपने चेहरे को साफ करते हुए कहती है, क्या हुआ रुद्र, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, कुछ लगा है क्या मेरे चेहरे पे? रुद्र प्यार से यूं ही देखते हुए अपना सिर न में हिलाते हुए कहता है, नहीं। ये सुन अन्या आंखें छोटी कर पूछती है, तो आप मुझे यूं देख क्यों रहे हैं? रुद्र मुस्कुरा कर अन्या के गालों को सहलाते हुए कहता है, बस खुद के एहसास को तुम्हारे होठों की खुशी में लिए जी रहा था। ये सुन अन्या उसकी तरफ अपलक सी देखने लगती है। रुद्र का देखना, उसकी बातें, अन्या का दिल जो धड़का बैठा था। दोनों यूं ही कुछ पल देखते पे अन्या अपना अचानक पलट जानने लगती है, फिर कुछ सोच वापस रुद्र की तरफ पलट उसके पास आते हुए कहती है, थैंक यू आज के लिए माय डियर हस्बैंड, मैं बहुत खुश हूँ। इतना बोल अन्या अपनी बातों में एटीट्यूड लिए कहती है, तो सोच रही हूँ आपकी कोई विश पूरी कर दी, तो कहे क्या चाहिए आपको? अन्या की बात सुन रुद्र अपने कदम आगे बढ़ा अन्या का हाथ थमता है, उसके हथेलियों को अपने लिबों से छूते हुए कहता है, तुम्हें पाकर कोई चाह अधूरी रही नहीं वाइफी। ये सुन अन्या अपना हाथ छुड़ाकर एटीट्यूड के साथ अपने बाहें फोल्ड कर कहती है, सोच ले, वरना बाद में अफसोस होगा कि अच्छा मौका था गवा दिया।
अन्या की बातें सुन रुद्र के होठों पे छोटी सी मुस्कान छह जाती है। वो मुस्कुराते हुए कुछ सोच कहता है, ठीक है तुम कह रही हो तो मैं मांग लेता हूँ। मेरे साथ वापस चौहान मैंशन चलो वाइफी। रुद्र के शब्द सुन अन्या की मुस्कान एक पल फीकी पड़ गई। वापस जानने की बात सुन अन्या जैसे खामोश सी हो गई। वो अल्पाक रुद्र को देखती है। अन्या की आंखों हिचक रुद्र साफ देख सकता था। अन्या हिचकते हुए कहती है, रुद्र। तभी रुद्र के होठों पे अपनी उंगली रख उससे रोक देता है और उसके चेहरे के करीब झुकते हुए कहता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं वाइफी। तुम्हें ये देने की जरूरत नहीं, बस हमेशा मेरा साथ रहने की जरूरत है, चाहे कहीं भी। और रही बात वापस लौटने की तो मैं इंतजार करगा तुम्हारे फैसले का। इतना बोल रुद्र प्यारा से अपने लबों से अन्या के माथे को चूम लेता है और प्यार से उसका गाल सहलाते हुए उससे अंदर चलने का इशारा करता है। अन्या बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। रुद्र की बातें उसके दिल को छू गई थी, पर अपनी कसमश से वो निकल नहीं पा रही थी। उससे रुद्र का साथ अच्छा लग रहा था। वो वापस सब ठीक करना चाहती थी, पर उसके दिल की घबराहट अब तक शांत नहीं हुई थी। रुद्र के साथ वापस लौटना मतलब खुद रुद्र को अपने रिश्ते को एक नया मौका देने जैसा था, जिसके लिए उसका दिल न जाने किसी अनहोनी जैसा घबरा रहा था। कुछ दिन फिर यूं ही बीते। रुद्र ने अन्या का काफी जायद हद से बेहतर ख्याल रखा। हाँ, वक्त वक्त पर केवेंद्र जी और रुद्र की टशन देखने को मिलता था, पर उसमें भी एक अलग ही मजा था, जहां अब खुशियां थी परिवार की। रुद्र ने इस बीच अन्या से वापस चलने का नहीं कहा और अपने रिश्ते को सुधारने में लग गया। वही एक रात अन्या अपने कमरे में आती है तो रुद्र बेड पर बैठा अपने हाथ में फोन लिए जैसे किसी सोच में डूबा दिख रहा था। रुद्र के माथे पर कुछ सिकन भी थी, जिससे देख अन्या उसके पास बैठते हुए पूछती है, रुद्र आप परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? सब ठीक है। अन्या की आवाज से रुद्र का ध्यान टूटता है। वो अन्या की तरफ देख खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहता है, वाइफी तुम आ गई, चलो अपनी अखरी बची दावा भी खा लो, फिर तुम्हें सोना भी है, मैं देता हूँ। इतना बोल रुद्र उठने ही लगता है कि अन्या उसका हाथ में अपना हाथ डाल उससे थामते हुए उससे रोककर उसकी आंखों में देख कहती है, रुद्र। अन्या की आंखों में देख रुद्र खुद के हाथों में अन्या का हाथ देख उससे अपने दूसरे हाथ से जकड़ते हुए कहता है, वाइफी डोंट वरी, सब ठीक है, मैं बस थोड़ा शौर्य को लेकर परेशान हूँ। शौर्य का नाम सुन अन्या उचकते हुए कहती है, शौर्य को लेकर पर क्यों, क्या हुआ उससे? वो ठीक है। रुद्र अन्या के सवाल पर सामने देखते हुए कहता है, पता नहीं, अभय का कॉल आया था, उन्हें कहा शौर्य बिना मतलब के पंगे लिए जा रहा है, कभी किसी कंट्रोवर्सी पे तो कभी किसी। लास्ट वाले कंट्रोवर्सी पे जिस आदमी की बीवी का नाम आया है, वो एक नंबर का घटिया इंसान है, लोगों को मरना जैसे उसका शौक है, और इस वक्त शौर्य ने बिना मतलब का पंगा लिए बैठा है। मुझे तो समझ नहीं आता क्या करूँ उस लड़के का, शुरू से बस मुसीबत में पड़ना उससे पसंद है। कहता है अगर वो नहीं भी रहे तो क्या ही फर्क पड़ता है, समझता नहीं कि वो अकेला नहीं, हम सब उसके फैमिली है। दादाजी ने कभी उसे हम सब में से अलग नहीं समझा, पर वो नहीं समझ रहा है, उसकी जान यूं ही नहीं है अगर उससे कुछ। इतना बोलते हुए रुद्र खामोश हो जाता है, क्योंकि आगे का वो बोला क्या सोचना भी नहीं चाहता था। अन्या रुद्र की फीलिंग समझ सकती थी। अभय शौर्य रुद्र के लिए जुदा नहीं थे, बल्कि उसकी भाई जैसे जान थे। रुद्र जाता नहीं, लेकिन उससे भी उनकी परवाह हमेशा रहती थी। शौर्य के अब तक के कंट्रोवी से हर वक्त रुद्र ने अपने पावर से उससे सेव किया, और वक्त पड़ने पर उससे काफी डांटा भी है, जिसका कभी शौर्य ने बुरा नहीं माना, क्योंकि वो अपनी जान पे रुद्र का हक समझता था। अन्या उनकी ऐसी दोस्ती देख हर वक्त हैरान रह जाती थी। जहाँ कभी खून के रिश्ते कम पड़ जाते हैं, वहाँ आज दोस्ती के रिश्ते जान से भी बढ़कर है। अन्या रुद्र के कंधे को हल्के से सहलते हुए मुस्कुराकर कहती है, रुद्र आपको वापस जानना चाहिए, शौर्य को शायद आपकी डांट की जरूरत है। रुद्र अन्या की बातों का मतलब समझ उसकी तरफ देख कहता है, नहीं वाइफी, मैं यहाँ से अकेला नहीं जाऊंगा, क्योंकि उससे मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी डांट की जरूरत है। वो मुझसे जायद तुम्हारी बात को जल्दी समझ जाता है। वो क्या चौहान मेंशन का हर सदस्य तुम्हारी बात को समझता भी है और तुम्हारी बात से डरता भी है। इतना बोल रुद्र शरारत से अन्या के नाक को टप करता है। रुद्र की हरकत पे पहले तो अन्या अपना मुंह सिकोड़ मुंह बनती है, फिर खुद ही वो सारे पल याद कर उसकी तरफ हंसने लगती है। अन्या हंसते हुए अपना सिर रुद्र के कंधे पर रख लेती है, तो रुद्र उसका हाथ काश के थामे अपनी गहरी आवाज में कहता है, वाइफी। अन्या वैसे सिर टिकाए कहती है, हम रुद्र, वाइफी क्या तुम मेरे साथ वापस चौहान मेंशन लौट सकती हो? रुद्र के ऐसे पूछने अन्या की मुस्कान एक पल सी खोसी गई।
वो रुद्र से दूर हुए उससे देखने लगती है तो रुद्र उसका हाथ थामते कहता है, जानता हूँ मुझे ये सवाल पूछने का भी हक नहीं। तुमने तो अब तक मुझे माफ भी नहीं किया है, तो मैं किस हक से तुमसे ये कह रहा हूँ। पर वाइफी ये बात भी सच है कि उस घर को सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, हम सबको सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। हम 7 लोग भले ही उस घर में रहते थे लेकिन उस घर को घर वाली फीलिंग तो तुमने ही दिया। तुम्हारे बिना उस डाइनिंग टेबल में साथ नाश्ता करने का भी अच्छा नहीं लगता जितना तुम्हारे हाथ के पराठे के लिए सबका लड़ना। तुम्हारे होने से ही वो घर घर है। पहले मैं इस बात को नहीं मानता था लेकिन अब मानता हूँ। दादाजी ने पापा ने सही कहा था, तुम्हारे होने से वो घर में रौनक है, जान है और सुकून भी है। सब तुम्हें मिस कर रहे हैं। वापस चलो वाइफी अपने घर। रुद्र के अन्य के आंखों में देख वापस चलने की रिक्वेस्ट करते देख अन्या सुन सी पड़ गई। आंखों में नमी थी पर होठ कुछ बोलने को नहीं हो रहे थे। वो रुद्र से कहने चाहती, बताना चाहती थी कि हाँ वो भी जानना चाहती थी, लौटना चाहती थी अपने घर। कहीं न कहीं वो अपना घर मिस कर रही थी, सबको मिस कर रही थी। पर न जाने क्यों ये शब्द उसके होठों से निकल ही नहीं पाए। न जाने क्या उसे रोक बैठा था। होठों की जगह उसकी आंखें बह गई, जिससे देख रुद्र तुरंत ही उसके गालों को अपने दोनों हाथों से थम उसके आंसू पोंछते हुए बेचैन स्वर में कहता है, वाइफी सॉरी। अगर मेरा कहने तुम्हें बुरा लगा हो, आई एम सॉरी। तुम्हें नहीं चलना तो ठीक है, मैं इंतजार करूँगा तुम्हारे फैसले के बदलने का, पर प्लीज रो मत। मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू आए, प्लीज। इतना बोल रुद्र अन्या को अपने गले से लगा लेता है। अन्या कुछ नहीं बोलती, बस उसके सीने से लगी रहती है। एपिसोड 217। रात को रुद्र के सोने के बाद अन्या उससे देख बस वही सारी बातें सोच रही थी कि आखिर क्यों नहीं कहा उसने रुद्र से कि वापस लौटना चाहती है, वो भी अपने परिवार को, सबको काफी मिस कर रही है। वो अपने रिश्ते को नया मौका देना चाहती है। आखिर क्यों? रुद्र इतना कुछ तो उसके लिए कर रहा है। महलों में रहने वाला राजकुमार आज उसके लिए इस छोटे से घर में रह रहा है। वो जानती थी कि रुद्र कुछ नहीं कहता पर उससे काफी दिक्कत हो रही है, और उसका काम जो हमेशा उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हुआ करता था, आज रुद्र सब उसके लिए छोड़ उसके पास है। अन्या ने देखा था, रुद्र ने काफी सारी करोड़ों की डील तक छोड़ दिया सिर्फ उसके लिए। केवेंद्र जी से काफी बातें भी सुनी, उन्हें मनाया, उसकी माँ का अच्छा दामाद बना, सब कुछ किया बिना किसी शिकायत के। रुद्र बस उसके लिए वहां रुका है, उससे माना रहा है, उससे हर वक्त स्पेशल फील करवाता है। अन्या ने हर पल उसकी आंखों में गिल्ट महसूस किया है। ये सब सोच अन्या इमोशन सी रुद्र के पास खिसकती है और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए उसके माथे पर एक स्वीट सी किस करते हुए उसके करीब अपना चेहरा लिए धीमी स्वर में कहती है, बहुत हुआ रुद्र, बहुत जी लिया हम दोनों ने अलग अलग, पर अब नहीं। मैंने आपको माफ किया, मुझे और हमारे बेबी आपकी जरूरत है। मुझे वापस लौटना है रुद्र, आपके साथ, हमारे बच्चे के साथ, उसी रिश्ते के साथ जो हमने मजबूरी में जोड़ा रखा था, और आज उस रिश्ते ने प्यार की पहचान बना ली है। इतना बोल अन्या मुस्कुरा कर रुद्र को देखती है, फिर अपने पेट पर हाथ रख कहती है, बेबी मम्मा ने आपके डैडी को माफ किया, आप खुश हो ना? कल ये खुशी हम डैडी को देंगे और आपके डैडी के साथ हम हमारे घर चलेगी, जहां आपके बड़े दादा दादा धीरे सारे बड़े छोटे नटखट चाचू आपका वेट कर रहे हैं। आप खुश हो ना? अन्या ये सवाल जैसे ही अपने बच्चे से करती है तो जैसे बेबी अपनी मम्मा की बातों को सुन अपनी खुशी जाहिर करते हुए अन्या के पेट में खुशी से हलचल करने लगता है, जिससे महसूस कर अन्या की स्माइल दुगनी हो जाती है। वो प्यार से रुद्र को देख कहती है, देख रहे हैं रुद्र, आपका बेबी तो मुझे से भी ज्यादा बेकरार है अपने घर जाने के लिए। इतना बोल अन्या उसके गालों को चूमते हुए धीरे से कहती है, गुड नाइट माय डियर हस्बैंड। अन्या ये बोल उसके सीने से लग जाती है और मन ही मन इस बात का फैसला करती हुई खुश होती है कि कल सुबह होते ही वो रुद्र को ये बात बता देगी कि वो वापस उसके साथ जानना चाहती है, और ये भी सोचती कि रुद्र उसका फैसला जान कितना खुश होगा। ये सब सोचते अन्या काफी ज्यादा खुश हो रही थी। अपने जिंदगी में इस नई सुबह का अन्य बेसब्री से इंतजार करने लगती है। इसी खुशी के इंतजार में अन्या कब नींद के आगोश में चली जाती है, उससे खबर ही नहीं होता। रात के करीब 3 बजे अन्या की नींद अचानक ही हल्की सी उचकती है, जिससे वो नींद में अपना हाथ अपने पेट पर रख हिलती है। तभी उसका दूसरा हाथ बेड के दूसरे साइड जा लगता है, जहां उससे रुद्र खुद के करीब नहीं महसूस होता है, जिसकी वजह से अन्या अपनी आंखें खोल तुरंत ही देखती है तो रुद्र बेड पर उसके पास नहीं होता, बस उसके साइड 2 तकिए रखे हुए थे। ये देख अन्या अपने आंखों मशालते हुए उठती है और लाइट ऑन कर कमरे में आसपास देखती है तो रुद्र उससे कहीं दिखाई नहीं देता। ये देख अन्या को एक झटका सा लगता है, आखिर इतनी रात को रुद्र कहाँ चला गया।
ये सोचते हुए अन्या अपने बेड से उठती है और एक नज़र टाइम को देख अपना फ़ोन उठती है और कमरे के बाहर इधर उधर रुद्र को घर में तलाशने के बाद उसे कॉल लगती है। रुद्र का फ़ोन बंद आने से अन्या और चिंता में आ जाती है कि आखिर इस वक्त वो कहाँ गया होगा। अन्या पूरे घर में तलाश कर लेती है, किचन, हॉल, गार्डन, यहाँ तक छत और साहिल का रूम भी, पर रुद्र कहीं नहीं होता। ये सब सोचते हुए अन्या परेशान सी वापस कमरे में आते हुए सोचती है कि आखिर वो अब रुद्र का कैसे पता करे और किससे। ये ख्याल आते ही अन्या के मन में जियान का ख्याल आता है। ये सोच अन्या झट से कॉल लगती है, पर जियान का भी फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। अब अन्या को काफ़ी टेंशन होने लगी थी। वो घर में किसी से पूछने का सोचती है, पर वक्त देख रुक जाती है। अन्या में दिमाग में बस यही चल रहा था, आखिर रुद्र इस वक्त कहाँ जा सकता है, कहीं वापस। ये सोच अन्या अपना सिर झटकते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रुद्र उससे छोड़कर तो नहीं जा सकता। अगर जाना होता तो सुबह जाता, उससे बता कर यूं आधी रात को चोरी चुपके तो नहीं। यही सारी बातें सोच अन्या अपने मन को तसल्ली देती है। उसके जहन में रह रहकर उससे रात वाली रुद्र की बात याद आ रही थी, जहां उसने शौर्य के प्रॉब्लम के बारे में बताते हुए आदमी का जिक्र किया था, जो काफी खतरनाक था। पर अन्या इस बात को भी झुठलते हुए कहती है, नहीं नहीं अन्या, कुछ भी मत सोच। रुद्र कोई बच्चे नहीं है, उन्हें पता है कब कैसे और क्या हैंडल करना है। पर इतनी रात को वो क्या हैंडल करने चले गए? मैंने तो यहाँ गार्ड्स तक रखने से मना कर दिया था, कहीं वो ऐसे ही अकेले न निकल गए हो। कितने दुश्मन भरे पड़े हैं उनके। ये बात सोच अन्या को याद आता है कि 2 दिन पहले भी रुद्र के वॉशरूम में होने की वजह से गलती से उसका फ़ोन उठा लिया था उसने, जिस पे खुलेआम उससे धमकी मिल रही थी। अन्या तो इस बात पे डर जाती है, लेकिन रुद्र उससे इस बात को सीरियस न लेने को सब ठीक होने का विश्वास दिलाता है। कोष्टक, यही सारी बातें अन्या के जहन में बार बार घूमने लगी थी। वो काफ़ी बार रुद्र का फ़ोन ट्राई करती, पर हर बार स्विच ऑफ बताता, जिस बात से अन्या काफ़ी परेशान हो जाती है। वो अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है, भगवान जी बस उनकी रक्षा करना, प्लीज़, बस वो जहाँ बस सेफ हो, बस इतना करना। अन्या के दिमाग में इतना कुछ चल रहा था कि अब उसे नींद आने से रही। वो बस वही बैठे रुद्र का इंतजार कर रही थी। सुबह के 5 बजे साहिल अपने रोज के मॉर्निंग जॉगिंग के लिए तैयार हुए सीढ़ियों से नीचे आता है कि तभी उसकी नज़र अपने जॉगिंग शूज के खुले लेस पर जाती है, जिसके देख वापस बंधने के लिए नीचे झुका है। साहिल उससे टाई कर ही रहा था कि तभी उसके सामने एक शख्स की परछाई दिखती है, जिससे देख साहिल वैसे ही झुके एक वार्म एनर्जी के साथ कहता है, गुड मॉर्निंग जीजू, आज देखना मैं ही आपसे जीतूंगा। इतना बोल साहिल जैसे उठता हुआ सामने देखता है तो उसकी आवाज़ गले में ही अटक जाती है और आंखें हैरानी से जैसे बाहर आने को होती है। वो एक पल के लिए भून बने सामने देखता है, फिर जल्दी से अपनी आंखें मिचते हुए उससे मशाल कर वापस देखते हुए हैरान नजरों से कहता है, दीदू आप, वो भी सुबह सुबह, आपकी तबीयत तो ठीक है? इतना बोल साहिल आगे बढ़ अन्या के माथे को छूता है तो अन्या अपना सिर पीछे करते हुए उसके हाथ में मारते हुए कहती है, मेरी तबीयत ठीक है साहिल, पर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गए है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। साहिल अन्या की बात सुन अपने गालों को थपथपाते हुए कहता है, यार दीदू, कहीं मैं सपना देख रहा हूँ या आज मेरी घड़ी में टाइम गलत है? अन्या पहले तो उसकी बात सुन उससे अजीब नज़रों से देखती है, फिर अपने घड़ी में टाइम देखते हुए जल्दबाजी में कहती है, सपना नहीं हकीकत है साहिल, और टाइम भी सही है। जॉगिंग पे जा रहे हो ना? चलो आज मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। इतना बोल अन्या उससे चलने का इशारा किए बाहर की तरफ बढ़ जाती है। साहिल तो बस हैरान परेशान नज़रों से अन्या को देखते रह जाता है, क्योंकि शायद ये उसकी लाइफ में पहली बार था जब अन्या सुबह उठा उसके साथ खुद जॉगिंग का बोल रही है। साहिल जब तक हकीकत में आता है तब तक अन्या बाहर निकल चुकी थी। ये देख साहिल दौड़ता हुआ अन्या के पास आता है और एक नज़र उसके चेहरे देख कहता है, क्या बात है दीदू, आपने जॉगिंग चलने का फैसला कर दिया? कहीं जीजू ने आपको मजाक मजाक में मोटी तो नहीं कह दिया? इतना बोल साहिल हंसने लगता है तो अन्या रुककर उससे घूरती है, फिर उससे इग्नोर किए आगे बढ़ जाती है। साहिल तुरंत आगे बढ़ अपने कान पकड़ते हुए कहता है, अच्छा सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था, और वैसे भी आप मोटी तो बस इस नन्हे मेहमान के आहट के लिए हो रही हो, जो एक नॉर्मल बात पे है दीदू। इसका मतलब ये थोड़ी आप दिल पे ले लोगी और यूँ सुबह सुबह। साहिल इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही अन्या उससे टोकते हुए कहती है, हो गया कह दिया, अब चले। इतना बोल अन्या आगे बढ़ने लगती है तो साहिल वापस टोकते हुए कहता है, पर दीदू जीजू कहाँ रह गए? वो हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। कहाँ रह गए?
साहिल अपनी बात कहे घर की तरफ पीछे देखता है तो अन्या भी रुद्र का नाम सुन खामोश हो जाती है। उसके चेहरे पर कुछ अलग ही भाव थे इस वक्त। वो अपने हाथों की मुठ्ठियां कसे कहती है, मुझे नहीं पाता। ये बात तू जब उनसे मिलेगा तो खुद पूछ लेना। अभी तू मेरे साथ चल रहा है बिना किसी सवाल किए। इतना बोल अन्या उसका हाथ पकड़े आगे बढ़ जाती है। साहिल तो अन्या की बातों और हरकतों से थोड़ा अचंभे ही रह जाता है। वो कुछ कह भी नहीं पता क्योंकि अन्या का मूड सुनने वाला नहीं लग रहा था। बाहर रोड पे आए साहिल अन्या को दूसरी साइड जाते देख टोकते हुए कहता है, दीदू हमें उस तरफ नहीं इस तरफ जाना चाहिए, गार्डन उधर है। साहिल की बात सुन अन्या आगे बढ़ घर के बाहर खड़ी एक कार के पास आती है और उसका ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलते हुए कहती है, पर मेरी मंजिल और रास्ते इस तरफ है, तो आओ जल्दी अंदर बैठो। अन्या को कार में बैठते देख साहिल हैरान के साथ कंफ्यूज था। वो उससे टोकते हुए असमंजस में इशारों के साथ अपने शब्दों को ठहराते हुए कहता है, दीदू शायद आप भूल रही है, हम जॉगिंग पे निकले थे। ये कार में हम क्या जॉगिंग पे जाएंगे। अन्या उसकी बात सुन बस हमें सिर हिलाए उससे बैठने का इशारा करती है और खुद अंदर बैठ अपनी सीट बेल्ट लगने लगती है। साहिल तो बस कंफ्यूज सा कार को देखता है और अपने सिर को सहलते हुए ऊपर देख मन में सोचता है, ये कौन सी जॉगिंग हुई भला, जहाँ 2 पाँव की जगह 4 कदमों में जा रहे हैं। कहीं दीदू का दिमाग तो नहीं फिर गया है, भगवान बचा लेना इस नन्ही सी जान को। इतना बोल साहिल एक बार और पीछे मुड़कर देखता हुआ कहता है, और ये जीजू कहाँ रह गए, अपनी बीवी को यूं खुले छोड़ के। साहिल यही सोच ही रहा था कि उसके कानों में कार की हॉर्न की आवाज पड़ती है, जिससे वो हड़बड़ाहट हुए जल्दी से भाग के करके अंदर जाता है और अपनी जैसी ही सिल्क बेल्ट लगता है, अन्या फुल स्पीड में कार भागा देती है। इतनी कि साहिल बेचारा एक पल को डर से अपनी आंखें मिच लेता है। वही कार के निकलते ही एक आदमी जो गली में छिप उन्हें देख रहा था, वो तुरंत ही अपना फ़ोन निकल किसी को उनके निकलने का मैसेज करता है और मैसेज करते ही फ़ोन से जैसे ही डिलीट करने को होता है कि कोई पीछे से उस आदमी पे गन तान देता है, जिससे उस आदमी के हाथ से डर से फ़ोन नीचे छूट जाता है। लेकिन वो आदमी मुड़ पड़ता उससे पहले ही एक काली कार उसके सामने रखती है और पीछे खड़ा गन वाला आदमी उस आदमी को कार में धकेल उसका फ़ोन उठाकर अपने पास रखता है और वो भी कार में बैठ जाता है। कार तो पलक झपकते हुए वहां से निकल जाती है। सुबह का वक्त था तो ज्यादा कोई मोहल्ले में दिख भी नहीं रहा था, इसलिए किसी को कानों कान भनक तक नहीं हुई इस बात की। वही अन्या कार की स्पीड लगातार बढ़ा रही थी, जिससे देख साहिल की तो सांसें अटक रही थी। सुबह का मौका होने की वजह रोड अधिकतर खाली था, जिस वजह से अन्या की कार लगातार हवा को चिरते हुए उससे बातें कर रही थी। साहिल अन्या को रोकते हुए कहता है, दीदू ये आप क्या कर रही हो, स्पीड कम करो, हम मर जाएंगे। मुझे नहीं पता आपके क्या प्लान्स हैं, पर मेरे प्लान्स बहुत लंबे वाले हैं, इसलिए मुझे अभी नहीं मरना। दीदू आप सुन रही हो, स्पीड कम करो। पर अन्या उसकी बात नहीं सुनती, ना जाने उसके दिमाग में ड्राइविंग करते वक्त क्या चल रहा था। साहिल अन्या को वापस रोकते हुए कहता है, यार दीदू स्पीड कम करो, जॉगिंग करते करते देखो मेरे पाँव भी दुख रहे हैं। आई मीन इस कार के, कोई इतनी कुत्ते भी किसको नहीं भागते जितनी देर आप इससे भागा रही हो। यार दीदू हमारी नहीं, कम से कम जीजू के जूनियर चौहान के बारे में तो सोचो। रुक जाओ। साहिल की बात सुन अन्या के जेहन में अपने बच्चे का ख्याल आते अन्या कार की ब्रेक लगती है, जिससे तेज स स स स स स क्री 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 छिन 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 ग ग ग ग की आवाज आती है। एपिसोड 218। वही शहर से काफी दूर एक सुनसान से इलाके में एक बड़ा सा गोदाम था। उस गोदाम के आसपास काफी सारी सिक्योरिटी में लोग तैनात थे। तभी उस गोदाम का गेट खुलता है और रुद्र अपने हाथों को झटकते हुए हथेलियों की उंगलियों को खोल बंद करते हुए बाहर आता है। उसके चेहरे पर इस वक्त बिल्कुल भावचीन भाव थे। रुद्र के ठीक पीछे जियान भी उस गोदाम से बाहर आता है और रुद्र की तरफ एक छोटा सा वेट टॉवल बढ़ता है और साथ ही एक पानी की बोतल। रुद्र अपनी कार के पास आते ही जियान से टॉवल लिए अपना हाथ पोंछता और पानी की बोतल से 2 घुट पानी पिए बचे पानी के कुछ चिट्टे को अपने सिर पर उधेलते हुए अपने बालों को झटका है और बोतल फेंकते हुए अपनी नज़र अपने हाथ में बंधी घड़ी में वक्त देख जियान से कठोर भाव में कहता है, जियान इस गोदाम के साथ बाकी सब तुम ठिकाने लगा दो और हाँ ये प्रॉपर्टी लीगल या इलीगल वे में हासिल कर यहाँ काम शुरू कर दो। मुझे 1% की देरी अब बर्दाश्त नहीं है। जियान रुद्र की बात सुन हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, काम हो जाएगा बॉस, आप चिंता मत करें। रुद्र उसकी हामी सुन अपने पॉकेट से फ़ोन निकल उससे ऑन करता हुआ कहता है, ठीक है तो अब मैं चलता हूँ।
और याद रहे मेरे आने की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। जियान रुद्र की बात पे सिर झुकाए कहता है, बॉस आप बेफिक्र रहे। फिर कुछ सोचते हुए संकोच से कहता है, बॉस एक बात और है जो मुझे आपको बताना है। जियान इतना ही बोलता है कि रुद्र जिसकी नज़र अपने फ़ोन पे थी, उससे ऑन करते ही उसके सामने अन्या के एक बाद एक मैसेज और कॉल की बारिश हो जाती है, जिससे देख रुद्र थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उससे लगा था कि अन्या तो सुबह नहीं उठती और उससे पता चलने से पहले वो लौट आएगा। पर अन्या के इतने कॉल देख वो अब खुद परेशान हो गया कि अन्या उसके लिए फिक्रमंद होगी और न गुस्सा भी, क्योंकि वो बिना बताए जो आया था। ये सब देख रुद्र जलबजी में कहता है, जियान बाकी बात हम बाद में फ़ोन पे कर लेंगे, अभी मुझे चलना होगा। इतना बोल रुद्र अपनी कार की ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ जाता है। जियान अपने बॉस को इतना जालबाजी में देख उसके माथे पर सिकन आ जाता है, क्योंकि अभी उतनी टेंशन के माहौल में भी रुद्र रिलैक्स था, लेकिन अचानक ही फ़ोन पे आए कुछ मैसेज की देख रुद्र के भाव ही बदल गए। अब बेचारे जियान बाबा तो ठहरे सीगल, उन्हें क्या पता बीवी का ख्याल ही कुछ ऐसा होता जो अच्छे अच्छे को नानी याद दिला दे। जियान भी जल्दबाजी रुद्र के पास आते हुए रिस्पेक्ट से कहता है, बॉस सब ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। रुद्र न में सिर हिलाए अन्या के बारे में सोच कहता है, चल सकते हो अगर अपनी मैम को एक एक्सप्लेन कर सको तो। इतना बोल रुद्र अपनी सीट पे बैठ सीट बेल्ट लगता है। अन्या का जीकर सुन जियान अपने एक कदम पीछे करते हुए अपना सिर खुजलाता है और रुद्र को ग्रीट किए कहता है, बॉस मैं जल्दी ही सारे काम होने के बाद आपको अपडेट देता हूँ। रुद्र उसके बदले तेवर देख उससे एक लुक देता है, फिर अपना सिर झटकते हुए जैसे ही कार स्टार्ट करने को होता है, उसका फ़ोन बजाता है। रुद्र जब उस पे फ्लैश हो रहे नाम को देखता है तो जल्दी से उठते हुए कहता है, हाँ साहिल बोलो, सॉरी मैं आज तुम्हारे साथ जो। रुद्र इतना ही कह पाता है कि उधर से साहिल की घबराई हुई आवाज़ आती है, हेलो हेलो जीजू जीजू, वो दीदू दीदू आप जल्दी आ जाए दीदू। साहिल की आवाज़ में घबराहट के साथ कपकाहट महसूस करते ही रुद्र के माथे पे बल पड़ गए और अन्या का जिक्र सुन तो एक पल उसका दिल घबरा सा गया। पर रुद्र खुद को संभाले बेचैनी से कहता है, साहिल क्या हुआ वाइफी को, वो ठीक न, क्या हुआ कुछ बोलो। साहिल घबराई हुई आवाज में हल्की रोदी आवाज लिए कहता है, मुझे नहीं पता जीजू, वो मैं और दीदू आए और अचानक ही पीछे से एक गाड़ी रुकी और दीदू को अपने साथ उठाकर ले गए। जीजू बचा लो दीदू को प्लीज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है जीजू। साहिल की बात सुन रुद्र का तो एक पल के लिए होश ही उड़ गए। उसे जेहन में अन्या का ही चेहरा घूमने लगा। उससे समझ ही नहीं आ रहा था ये पल भर में कैसे हो गया और कैसे कोई अन्या को उठाकर ले गया, उसके होते हुए कैसे। रुद्र पर बातों में समय न बिताते हुए अपने हाले दिल को संभलता है और अपनी आवाज में गुस्सा और कारकपन लिए साहिल से पूछता है, तुम कहाँ हो साहिल, तुम ठीक हो ना। साहिल आसपास नजरें घूमते हुए कहता है, पता नहीं जीजू ये रास्ता मैंने कभी नहीं देखा, पता नहीं दीदू ड्राइव करते हुए यहाँ आई थी, मुझे नहीं पता अभी हम कहाँ हैं, आसपास कोई नहीं दिख रहा है जीजू मैं ठीक हूँ। ये बोलते हुए साहिल अपने बाजू में लगे चोट से बहते खून को देखता है। आप बस दीदू को बचा लीजिए प्लीज जीजू, वरना मैं कभी अपने आप ने माफ नहीं कर पाऊंगा। इतना बोलते साहिल रोने लगता है। रुद्र उससे हौसला और विश्वास दिए कहता है, साहिल लिस्टन टू मी, तुम्हारी दीदू को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं किसी को तुम्हारे पास भेजता हूँ, अभी घर पे किसी से इस बारे में कुछ मत कहना, ओके। रुद्र की बात पे साहिल हामी भरता हुआ फ़ोन काट देता है। रुद्र गुस्से में अपने स्टीयरिंग व्हील पे जोर का मरता है, फिर कार से निकल गुस्से भरी आग लिए जियान से कहता है, पता करो जियान किसी इतनी हिम्मत हो गई रुद्र राय चौहान की पत्नी तक पहुंचने की, और ये सब कैसे हुआ, घर के बाहर सारी सिक्योरिटी क्या कर रही थी। इतना बोल रुद्र एक जोर का पंच कार के साइड मिरर में मरता है, जो एक पल में चकनाचूर हो जाता है। जियान रुद्र को देख उसे रोकने के लिए बढ़ता है, पर रुद्र की नजरों की तेज तपिश से वो अपने कदम पीछे करते हुए शर्मीना भाव से कहता है, सॉरी बॉस ये हमारी गलती है, मैम के सुबह घर से निकलते हमारे कुछ आदमी ने मैम का पीछा भी किया, लेकिन मैम काफ़ी स्पीड में थी और न जाने कब हमारे गार्ड्स के नज़रों से ओझल हो गई, पता ही नहीं चला, हमने अपने सोर्स लगा दिए, हमें कुछ पल में मैम की लोकेशन मिल जाएगी, आप चिंता मत करिए। रुद्र जियान की बात सुन और गुस्से में उबलते हुए उसका ही कॉलर पकड़ अपने जबड़े भींचते हुए कहता है, क्यों चिंता नहीं करो, आखिर तुम लोगों से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, कैसे ओझल हो गई, क्या कर रहे थे तुम लोग। रुद्र जो इस वक्त जियान को गुस्से में उसकी आंखों में देख रहा था, वो जियान के आंखों की कुछ हिचक देख अपनी आंखें छोटी कर गुस्से घूरता है।
और एक झटके में उसकी कॉलर छोड़ कहता है, जियान मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कुछ तो ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता। क्या बात है? क्या तुम्हें पता है अन्या की किडनैपिंग में किसका हाथ है? रुद्र अपना आपा खोते हुए गरजते हुए कहता है। कोष्टक योजक चिन्ह। जियान मुझे जवाब चाहिए, बोलो कौन है वो, बोलो। जियान रुद्र की गर्जना से एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर आंखें खोल उसकी तरफ देख कहता है, शैलेश राठी। ये सुन तो रुद्र के भौएं तन जाती है। जियान शर्मिंदा भाव लिए कहता है, सॉरी सर, मुझे आपको पहले इस बात की इन्फॉर्म करना चाहिए था। पर इतना बोलते बोलते जियान रुक जाता है तो रुद्र चीखते हुए कहता है, रुको मत, बोलते जाओ। जियान जल्दी से कहता है, बॉस शैलेश राठी के आदमी 2-3 दिन से आपके और मैडम पे नजर रखने की कोशिश कर रहे थे, और कल रात की मुझे खबर मिली थी कि मिस दिव्यंका राठी का जेल में मिसकैरेज होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और शैलेश राठी ने इस बात का फायदा उठाते हुए रातों रात मिस दिव्यंका राठी को मेडिकल हेल्प से जेल से बेल दिलवा दिया। पर मुझे नहीं लगा था कि शैलेश राठी इतनी जल्दी मैम को टारगेट करेंगे। सॉरी बॉस, हमारे आदमी लगे हैं उस सब पे, जल्दी ही हमें पता चल जाएगा। जियान की बात सुनकर अब रुद्र का खून खोलने लगा था। रुद्र को रह रह अन्या की फिक्र और बाप बेटी पे गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अपनी मुठिया कर अपने दांतों को पिसते कहता है, शैलेश राठी बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। आज तुमने मुझे नहीं बल्कि अपनी मौत को बुलाया है। अगर इस बार वाइफी को या मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को ऐसी मौत मिलेगी कि 100 जन्मों तक तुम्हारी रूह कांप जाएगी। इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। इतना बोल रुद्र गुस्से में कार का दरवाजा खोलता है और कार में बैठ हवाओं को चिंते हुए पल भर में वहां से रफ्तार में निकल जाता है। जियान तो एक पलावक रह जाता है, वो रुद्र को रोक तक नहीं पता। जियान जल्दी सारे गार्ड्स को अलर्ट करते हुए रुद्र के पीछे जाने के लिए निकल जाता है। पल भर में उनके पास अन्या की लोकेशन आ जाती है। जियान को आज पहली बार घबराहट हो रही थी, क्योंकि आज रुद्र का क्रोध जैसे सैलाब बनने जा रहा था। एपिसोड 219। वही शहर के दूसरी तरफ एक छोटे से घर के हॉल में अन्या एक सोफे पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसके हाथ बंधे हुए थे, माथे पर हल्की सी चोट लगी थी जिससे खून रिसकर खुद ही रुक चुका था। अन्या को इस वक्त कोई होश नहीं था। वो तो साहिल के साथ काफी जा रही थी, जिसके बाद साहिल की स्पीड करने के बाद अचानक कार रोकने पे वो होश में आती है और आसपास नजरें घुमाए जैसे ही कार से निकलती है, पीछे से कोई गाड़ी में आए लोग उससे बेहोश कर वहां से ले जाते हैं और यहाँ ले आते हैं। तभी अपने एक हाथ में शराब का ग्लास लिए एक अधेड़ उम्र का आदमी आते हुए अन्या के ठीक सामने बैठी लड़की से, जो अन्या को काफी गुस्से और नफरत से घूर रही थी, उससे कहता है, दिव्यंका बेटा जो करना है जल्दी करो, उस रुद्र राय चौहान को हम तक पहुंचने में जायद देर नहीं लगेगी। दिव्यंका जो अन्या को कब से शांत बैठी अपनी अंगारों में तपती नजरों से घूरते हुए कहती है, बस डैड, किसी के आंखों में मौत से बतार खौफ देख लूं, उसके बाद शायद ही कोई अफसोस रहेगा। मेरी जिंदगी तबाह कर कोई सुकून से जी ले, ये मैं कैसे होने दे सकती हूँ। इतना बोल दिव्यंका अपनी जगह से उठती है और शैलेश राठी को एक विनिंग स्माइल दिए कहती है, थैंक यू डैड मेरा साथ देने के लिए, एंड डोंट वरी, चाहे चंद घंटे ही सही, लेकिन मैं इस अन्या और उस रुद्र की लाइफ में ऐसी तबाही मचाऊंगी, ये जीते जी कभी भूल नहीं पाएंगे। दिव्यंका अपनी बात कहे डेविल स्माइल लिए अन्या का मासूम चेहरा देखती है। शैलेश राठी भी अपने शराब के घुट लिए अन्या को देख नफरत से देख अपना मुंह फेर लेते हैं, फिर दिव्यंका के कंधे पर हाथ रखते हैं। दिव्यंका उन्हें कुछ इशारे किए कहती है, सारी तैयारी हो गई डैड। शैलेश राठी दिव्यांक की बात सुन हामी में सिर हिलाते हैं तो दिव्यंका अन्या की तरफ बढ़ते हुए उनके हाथ से वही शराब का ग्लास लेती हुई कहती है, तो ठीक है, देर किस बात की, बर्बादी शुरू करते हैं। इतना बोल दिव्यंका उसी शराब के ग्लास को गोल गोल घूमते हुए अन्या के पास आती है और धीरे धीरे अन्या के चेहरे पर उधेलने लगती है। शराब के लगातार भार से अन्या कुछ होश में आने लगती है। वो अपने बंधे हुए हाथ उठाकर अपना सिर पकड़ते हुए खुद को संभलने की कोशिश करती है कि दिव्यंका उससे जागता देख अचानक ही उस कांच के ग्लास को ठीक उसके पाँव पे पटक कर तोड़ देती है, जिससे अन्या दर्द में कराए अपने पाँव की तरफ झुकती है और अपनी पूरी आंखें अच्छे से खोले देखती है। उसके पाँव में कांच के टुकड़े चुभ चुके थे। वो उससे संभले निकलती ही है कि दिव्यंका उसकी दर्द भरी आवाज सुन बड़ी सी मुस्कान लिए कहती है, कैसी हो मेरी प्यारी बहना। अन्या उस आवाज को अच्छे से पहचान जाती है, क्योंकि इसी आवाज को सुन सुनकर तो बड़ी हुई है। वो हैरानी से अपनी निगाहें उठाकर सामने देखती तो उसका यकीन सही हो साबित होता है। दिव्यंका को देख अन्या को खुद की हालत का अंदाजा हो जाता है और अपने बच्चे के लिए आने वाले खतरे का एहसास भी।
वो खुद से जायद अपने बच्चे के बारे में सोच घबरा जाती है, क्योंकि दिव्यंका इतनी सीधी नहीं थी। दिव्यंका को यूं देख अन्या के चेहरा का रंग फीका पड़ जाता है। वो थोड़े सहमे हुए आवाज कहती है, दिव्यंका तुम। दिव्यंका मुस्कुराकर उसके पास आते हुए कहती है, क्या हुआ, चेहरा का रंग क्यों उड़ गया? मुझे देख खुशी नहीं हुई तुम्हें? इतना बोलते हुए दिव्यंका नीचे झुकती है और एक बड़े से कांच का टुकड़ा उठते हुए कहती है, अफसोस लगता है नहीं हुई, पर मुझे तो हुई अपनी प्यारी बहन को यहाँ देखकर। अन्या अपनी बात कहते हुए अपनी निगाहें अन्या के पेट के पास ले जाती है, जहाँ उसका बेबी बम्प शो हो रहा था। अन्या उसकी नजरों को भाप डर सी अपने हाथों और कपड़ों से अपने पेट को छुपाने लगती है। दिव्यंका उसकी आंखों में वो घबराहट देख मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है माय डियर सो कॉल बहना, तुमने बताया मैं फिर से मासी बनने वाली हूँ। दिव्यंका अपनी बात कहते जमीन पे हल्का बैंड होती है और अपनी निगाहें डायरेक्ट अन्या के पेट पर डालते हुए उस कांच के टुकड़े को अपने उंगलियों से छूते हुए कहती है, वैसे देख तो लग रहा है ये खुशी। अन्या उसके हाथ में यूं कांच के टुकड़े से खेलते हुए देख अपने बच्चे को बचाते हुए पीछे खसकते हुए घबराहट में कहती है, दिव्यंका देखो, तुम्हारे साथ हुआ उसमें मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है, प्लीज इसे छोड़ दो। देखो तुम्हें हो चाहिए वो मैं प्रॉमिस करती हूँ दूंगी, पर प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, तुम दोबारा कुछ नहीं करोगी प्लीज। दिव्यंका अन्या की बात सुन एक झटके में उठती है और उसके बगल में सोफे पर बैठ अपना एक हाथ पीछे सोफे के हेड पर टिकाते हुए सोचने वाले अंदाज में कहती है, हम दोबारा। अन्या की तरफ अपना सिर मोड़ उसकी आंखों में देख कहती है, यार राइट माय डियर बहना, दोबारा भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। इतना बोल दिव्यंका हंसने लगती है, जिससे अन्या कंफ्यूज सी उससे देखती है। वो घबराते हुए दिव्यंका को कहती है, दिव्यंका मेरी बात सुनो। दिव्यंका अचानक ही अपनी हंसी रोक काफी सीरियस अंदाज में अन्या की बात बीच में काटते हुए कहती है, सुनने का वक्त नहीं मेरा पास बहना। तुम्हें पता है मैं क्या सकती हूँ? शायद तुम्हारे सो कॉल पति के आने से पहले तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा नमो निशान मिटा सकती हूँ। अगर अपनी और अपनी जान की भली चाहती हो तो चुपचाप अभी के अभी शादी कर लो। दिव्यंका के ये सीधे अल्फाज अन्या को एक पल की सुन कर देते हैं। वो हैरान नजरों से कहती है, शादी? दिव्यंका हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ शादी, वो भी अभी। तुम चिंता मत करना, मैंने पहली शादी में अपना फराज नहीं न निभाया था, लेकिन आज वो सब निभाऊंगी। देखो तुम्हारा मंडप भी तैयार है। इतना बोल दिव्यंका अन्या का जबड़ा दबोचकर उससे सामने की ओर करती है। हॉल के बीचों बीच एक अग्निकुंड के साथ कुछ पूजा की सामग्री के साथ पंडित जी बैठे थे। ये सब देख अन्या में होश उड़ चुके थे। वो सहमी सी निगाहों से दिव्यंका को देखती है तो दिव्यंका एक डेविल स्माइल लिए कहती है, पसंद आया। अन्या दिव्यंका की बात सुन भड़के हुए अंदाज में उसका हाथ एक झटके में झटकते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई कहती है, पागल हो गई हो दिव्यंका, मैं कभी ऐसा सोच नहीं सकती थी तुम यूं गिर जाओगी। और शायद ये भी भूल रही हो मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, और इस बारे में रुद्र की भनक भी लगी तो तुम्हारा क्या होगा, ये तुम सोच भी नहीं सकती। मैं ये शादी नहीं करूँगी, सुनना तुमने नहीं करूँगी चाहे। अन्या इतना ही कह पाती कि अचानक ही कोई पीछे से आते हुए उसके बालों को दबोचकर खींचता है, जिससे अन्या दर्द से कराहती हुई अपना सिर उठती है, आह है। तभी उसके कानों में आवाज पड़ती है, मैं भी देखता हूँ तुम ये शादी कैसे नहीं करती। अन्या उस आवाज को नहीं पहचानती थी, पर बाल के इतने मजबूती से जकड़े होने की आवाज से अन्या को काफी दर्द हो रहा था। उसके आंखों में आंसू आ गए। वो अपने अश्रुओं से भीगी आंखें खोल जब उस आदमी का शल्क देती है तो वो आदमी अन्या को काफी लालची नजरों से देख जैसे मन ही मन खुद के अंदर उठ रहे वासना को अन्या की खूबसूरती के आग में सुलगा रहा था। वो आदमी कुछ 55-60 का अधेड़ उम्र का था, बालों में उम्र का तकाजा पे दाई की मेहरबानी लिए, अपनी आंखों में बस वासना और चेहरे पे शैतानी मुस्कान लिए बस अन्या को देखे जा रहा था। दिव्यंका उस आदमी को देख एक कुटिल मुस्कान के साथ कहती है, मिस्टर पाठक, तो देरी किस बात की, ले आए अपनी दुल्हन को अपने मंडप पे और डाल दे अपने नाम की बेरिया। वो आदमी जिसका नाम रविजीत पाठक है, वो शैलेश राठी का एक वक्त पे बिजनेस का सहयोगी हुआ करता था, पर शैलेश राठी के कुछ लॉस होने की वजह से रविजीत पाठक से खुद की जान छुड़ाने के लिए उसने एक बार अन्या की बात छेड़ी थी। वो जनता था उसकी नीयत और फितरत, वो तो अन्या का फोटो देख एक ही नज़र में बवाल हो गया था। शैलेश राठी ने अन्या के रुद्र से डिवाइस का सुन ऐसा किया था ताकि अन्या नाम का जंजाल अपनी बेटी की जिंदगी से वो हमेशा में लिए निकल दे। जिस बात को उनसे केवेंद्र जी से भी छेड़ा था अन्या की शादी को लिए, पर केवेंद्र जी ने साफ मना कर दिया था। उसके बाद तो शैलेश राठी की खुद की बेटी ताबा हो गई तो क्या ही करता, पर रविजीत पाठक को अन्या भा गई और उससे पन्ने के लिए कुछ भी करने को तैयार था।
जिस बात का फायदा उठाए दिव्यंका और शैलेश राठी ने ये प्लान बनाया और उसकी ही मदद से दिव्यंका की बेल करवाया। रविजीत पाठक अन्या को कामुक निगाहों से देखते हुए उसके चेहरे को छूता हुआ कहता है, अरे मंडप क्या जरूरत है, जी करता है बिस्तर पर जाकर ही इसे अपना बना लूं, इसकी बदन से सारा रस निचोड़ दूं। इतना बोलते हुए वो अपना मुंह अन्या के गालों को चूने के लिए बढ़ता है तो अन्या जल्दी से अपना मुंह फेर अपने बंदे हाथों से उससे धकेलते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, मेरे पास मत आना वरना। रविजीत पाठक अन्या को खुद को छुड़ाने के लिए मकाशी करते देख हंसने लगता है, पर तभी अन्या एक जोर की लात उसके पाँव पे मरते हुए एक कोहनी उसके पेट पर मरती है, जिससे वो उसकी पकड़ से छूटते हुए जल्दी से अपने लुढ़कते कदमों को संभलती है और दिव्यंका को उससे पकड़ते आता देख अन्या उससे भी धकेल देती है और आसपास भागते हुए जल्दी से अग्निकुंड से लड़की उठाकर उन्हें रोकते हुए कहती है, मेरे पास मत आना वरना मैं तुम्हें जला दूंगी। दिव्यंका और रविजीत पाठक अन्या की तरफ गुस्से से बढ़ते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम ये कर बच जाओगी, तुम्हारी आज शादी किसी कीमत पर होकर रहेगी। इतना बोल दिव्यंका जैसे ही आगे बढ़ती है कि अन्या उससे उसी लकड़ी से वार करती है, जिससे उसकी बाजू में लगते हुए वो दर्द से चिल्लती है। अन्या जल्दी से आसपास देख जैसे ही भागने को होती है कि तभी कोई पीछे से आता है और उसकी लकड़ी छीन उससे जोड़कर थापर मरता है। अन्या इस थापर से संभाल नहीं पाती और सीधा जमीन पे गिर जाती है, साथ ही एक पूजा की थाल भी उससे अन्या के हाथों पे गिरती है, पर अन्या खुद की परवाह किए उस अवस्था में भी अपने पेट पर हाथ रख सबसे पहले अपने बच्चे को बचती है। अन्या के गिरने से नहीं लेकिन झटके के वहां से ही सही उसके पेट में दर्द होने लगा था। वो अपने पेट पर हाथ रख दर्द से कराहती है, आह है। जिस आदमी ने अन्या को थापर मरता था वो और कोई नहीं शैलेश राठी था। वो अन्या की हालत को पूरी तरह इग्नोर किए उसके पाँव पे ही अपने पाँव रख आगे बढ़ता है और अपनी बेटी के चोट को देखते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की। अन्या उस आवाज को सुन दर्द में सामने देखती है तो शैलेश राठी उससे काफी गुस्से देख रहे थे। शैलेश राठी को देख अन्या एक उम्मीद की गुहार लगाए कहती है, मौसा। अन्या दर्द में कुछ आगे कह पाती उससे पहले ही शैलेश राठी बीच में कहते हैं, बहुत शौक है तुझे मेरी बेटी का हक उसकी किस्मत छीनने का, आज तेरी किस्मत हम तुझे छीनेंगे। इतना बोल शैलेश राठी रविजीत पाठक को देख कहते हैं, पाठक जी मुझे नहीं लगता हमें देर करनी चाहिए, जो विधि करनी है जल्दी करे ताकि हम यहाँ से निकल सके। रविजीत पाठक उनकी बात सुन अन्या की तरफ देख धीमे स्वर में कहते हैं, वो सब तो ठीक है राठी साहब, लेकिन आपने ये नहीं बताया था ये लड़की माँ बनने वाली है। आपने कहा था कि ये तलाकशुदा है, अब इस बच्चे का करना है, मैं इससे पलूंगा नहीं। शैलेश राठी अन्या की तरफ नफरत से देख कहते हैं, जो करना है आप कर ले, हमें कोई मतलब नहीं, इस बच्चे की नहीं रखना तो न सही ये शादी होने के बाद आप बच्चे को मार दे, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा कोई वास्ता नहीं। रविजीत पाठक उनकी बात सुन एक कामुक मुस्कान लिए अन्या को देखता है। अन्या उस तीनों को देख जैसे अपने ही किस्मत पर रो रही थी कि आखिर क्यों, हर बार क्यों उसकी ही किस्मत उससे यूं बेसहारा खड़ी कर देती है। उसने कभी नहीं सोचा था जिससे बचपन से आज तक उसने अपना माना था, आज वो सब मिलकर उससे यूं नीलम कर देंगे, उसकी जिंदगी तबाह करने के लिए अपनी हद पार कर देंगे। अन्या इस काफी टूट चुकी थी, वो जानती थी शैलेश राठी या दिव्यंका उससे पसंद नहीं करते, पर ये नहीं जानती थी उनकी नफरत इस कदर अन्या के लिए बड़ी है जहां इंसानियत के मायने छोटे पड़ चुके हैं। वो रोते हुए अपने पेट पर हाथ रख कहती है, बेबी सॉरी, मम्मा हर बार आपको बचने का प्रॉमिस करती है पर बचा नहीं पाती, मुझे माफ कर देना, आपकी मम्मा की किस्मत में लिखे दुख हर बार आपको सहने पड़ते हैं। सॉरी बेबी, न जाने आपके डैडी हमारी खबर है भी कि नहीं, कहाँ है आप, रुद्र प्लीज आ जाए, मेरी नादानगी की सजा हमारे बच्चे नहीं भुगतने दे, प्लीज भगवान आज मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। एपिसोड 220। अन्या भगवान से विनती और दिल में रुद्र के उससे बचने के लिए आने का आश लिए थी। तभी दिव्यंका संभलते हुए गुस्से में अन्या को देखती है और आगे बढ़ बसे बालों को खींचते हुए उसका सिर ऊपर उठती हुई अन्या को अपनी आंखों में देखने पर मजबूर कर देती है। वो दुनिया जहाँ की नफरत अपनी आंखों में भर अन्या के जबरों को दबोचते हुए कहती है, चुपचाप शांति से मंडप पर बैठ जाओ और ये शादी करो वरना अंजाम। इतना बोलते हुए दिव्यंका उसके जबरों को छोड़ अपने हाथ को उसके पेट पर रखते हुए एक शातिर अंदाज में कहती है, वरना अंजाम आज किसी की सांसें छीनने से शुरू होगा, जो शायद अभी अपनी सांसें ठीक से लेने भी शुरू नहीं लिया होगा। दिव्यंका की बातों और नजरों में इतना एविलनेस था कि अन्या अपने बच्चे के बारे में सोच सोच कर डर से कौंप गई।
अन्या खुद को जमीन के सहारे के पीछे सिरकते हुए अपने पेट को अपने हाथों से कवर करते हुए दिव्यंका को अपनी भीगी निगाहों से देख कहती है, दिव्यंका आखिर क्यों कर रही हो ऐसा? मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है? तुम मंडप छोड़कर गई थी और हालातों ने मुझे मजबूर किया था। इन सब में मेरे बच्चे का क्या दोष? आखिर तुम कैसे ये सब कर सकती हो? प्लीज दिव्यंका, एक बार तो इस नन्ही से जान के बारे में सोचो। दिव्यंका अन्या की आंसुओं को एक बेफिक्री मुस्कान लिए कहती है, सोचा न, बहुत सोचा मेरी प्यारी बहना। इसी के बारे में मैंने सोचा। तुमने पूछा न इस बच्चे का क्या दोष, तो लेट मी टेल यू, इस बच्चे का सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ा ये है कि अन्या के चेहरे के करीब बढ़ उस पे जैसे हावी हुए नफरत से कहती है, वो तुम्हारा और रुद्र का बच्चा है। जिस इंसान की वजह से मेरे सपने नाकामयाब हुए, जिस इंसान की वजह से मैं इस हाल में हूँ, जिस इंसान मेरा होना चाहिए था वो मुझे छोड़ गया, ये सब उस इंसान बच्चे होने की गलती है। मैं जितनी नफरत तुमसे और उस रुद्र से करती उससे जायद मैं इस बच्चे से करती हूँ। इसी की वजह से तुमने ये सब हासिल किया था। आज मैं सारी वजह छीन लूंगी और तुम्हें यूं तोड़ूंगी कि तुम कभी जुड़ नहीं पाओ। मैं तुम्हारे बच्चे की किस्मत में मौत लिखूंगी। सुनना तुमने, मौत। दिव्यंका अपने आखिर शब्दों को चीखते हुए कहती है कि तभी एक जोर का थापर दिव्यंका के गालों पे पड़ता है, जिससे दिव्यंका तो 2 पल सुन ही पड़ जाती है और अगले ही पल गुस्से में अन्या को देखती है तो अन्या भी उससे उन्हीं नजरों से देख रही थी। शैलेश राठी आगे बढ़ अपनी बेटी को संभालते हैं। दिव्यंका गुस्से में उठती है और अपने आदमी को ऑर्डर देते हुए कहती है, ले जाओ इससे मंडप पे। अगर न माने तो तुम लोग को पता है क्या करना है। दिव्यंका के आदमी उसकी बात सुन में सिर होते हुए अन्या को उठने आते हैं। अन्या पहले तो न जाने की मकाशत करते हैं, पर जब वो आदमी दिव्यंका के कहे अनुसार एक चाकू लिए अन्या के पेट की तरफ इशारा करते हैं तो अन्या डर से चुप हो जाती है। वो किसी भी कीमत पे अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती थी, चाहे कीमत खुद उसकी तबाही क्यों न हो। वो हर तब्याई के साथ खुश रह सकती अगर बदले में उसके बच्चे की जान दावों पे हो। वो आदमी अन्या को उठाकर मंडप पे बैठा देते हैं। रविजीत पाठक भी खुशी खुशी अपने मन में वासना लिए बैठ जाता है। वो एक नज़र अन्या को देख वहां रखी चुनरी उठा लेता है और अन्या को उड़ाते हुए उसके गालों को छूने की कोशिश करता है तो अन्या अपना सिर मोड़ लेती है, जिससे देख रविजीत पाठक शैतानी मुस्कान लिए कहता है, कब तक यूं नखरे दिखेगी? बिस्तर पर ये नाखरे तुम्हारे नहीं चलने वाले हैं। अन्या उसकी बात सुन कोई जवाब नहीं देती। वो चुपचाप एकटक उस जलती हुई अग्निकुंड को देखती रहती है। उससे नहीं पता कब तक वो ये सब बर्दाश्त कर पाएगी और साथ ही कब तक अपने बच्चे को इस सब के नापाक इरादों से बचा पाएगी। वो इतनी पावरफुल नहीं जो इन सब का सामना करे। उससे बस रुद्र की आशा थी। उससे यकीन था कि रुद्र उससे बचा लेगा, पर कब उससे ये भी नहीं पता था, अगर ये शादी हो गई तो शायद अन्या खुद को खो देगी। उसका दिल घड़ी घड़ी घबरा रहा था। वो पर हर बीते वक्त के साथ बस अपने दिल की उम्मीद लिए सामने देख रही थी। वही दिव्यंका खड़ी खड़ी अन्या की हालत पे मुस्कुरा रही थी। उससे बहुत मजा आ रहा था अन्या को यूं कमजोर पड़ता देख, उससे यूं डरते देख। तभी शैलेश राठी दिव्यंका के पास आते हुए अपने हाथों में बंधी घड़ी को देख कहते हैं, दिव्यंका बेटा अब हमें चलना चाहिए। तुम जानती हो ना यहाँ जायद देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। वो रुद्र राय चौहान आता ही होगा अपनी बीवी को बचने। दिव्यंका शैलेश राठी की बात सुन मुस्कुराकर कहती है, आने दीजिए डैड, मैं आज किसी से नहीं डरती। अभी तो मैंने इस अपना आधा बदला लिए है। अभी तो मुझे उस रुद्र राय चौहान के आंखों में वो दर्द देखना, उससे अपने घुटनों पे देखना है, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। दिव्यंका की बातें सुन शैलेश राठी कुछ हैरान भाई से उससे देखते हैं, फिर उसकी दोनों बाहें पकड़ अपनी तरफ करते हुए परेशान स्वर में कहते हैं, क्या कह रही हो तुम? पागल हो गए हो बेटा? तुम नहीं जानती, पर वो इंसान जितना दिखता उससे कहीं जायद खतरनाक है। उससे सच्चाई पता करने में 2 पल भी नहीं लगेगा कि इन सब में हमारा हाथ है और उससे कम पलों में वो हमारा खतामा कर देगा। बेटा तुम बहुत हल्के में ले रही हो। दिव्यंका अपने पिता की बात सुन काफी बेफिक्र अंदाज में उनके हाथों को अपने बाजुओं से हटाते हुए सामने अन्या को देख कहती है, नहीं डैड, मैं उस रुद्र राय चौहान को हल्के में नहीं ले रही हूँ। बस खुद की तबाही से पहले उसकी तबाही का जनाजा देखना चाहती हूँ। आप चिंता मत करिए, वो जितना बड़ा ही शेर क्यों ना, मेरे पास उस शेर को काबू करने वाले चाबुक है। इसलिए बस एंजॉय आज की सर्कस को। इतना बोल दिव्यंका जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ती है कि तभी बाहर से जोर की आवाज आती है, जिस आवाज को सुन सब एक पल के लिए सहम से जाते हैं। तो वही दिव्यंका के चेहरे पर एक एविल स्माइल आ जाती है। वो मुस्कान लिए कहती है, आओ रुद्र राय चौहान, तुम्हारा ही इंतजार था।
वही बाहर रुद्र अपनी कार की जैसे सारी स्पीड लिमिट तोड़ डायरेक्ट उस घर के गेट को तोड़ते हुए अंदर आता है और तुरंत कार रोक जैसे ही बाहर निकलता है कि उससे अपने सामने कुछ लोग दिखते हैं। रुद्र अपनी गाड़ी में अकेला निकाला था। जयान और बाकी सब उसके पीछे थे पर उसकी स्पीड को आंक नहीं पाए। रुद्र इस वक्त गुस्से में उबाल रहा था। उससे वो सारे आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा अंदर जानने लगता है कि सब आदमी उससे रोकने तोड़ने की कोशिश में अपने अपने हथियार लिए आगे बढ़ते हैं, पर अगले ही पल जमीन पे ढेर हुए नजर आते हैं। उनमें से एक भी आदमी रुद्र का 5 सेकंड से जायद मुकाबला नहीं कर पाया। ये उसकी स्किल थी या उसकी गुस्से की आग जो रास्ते में आए हर पत्थर को ढेर कर दे। रुद्र काफी गुस्से में सबसे बिराता हुआ अंदर आता है, लेकिन जैसे ही उसके कदम हॉल में पड़ते हैं, अपने आंखों के सामने देख उसके पाँव हवा में जैसे जम से जाते हैं। आंखों में अंगारों के साथ कुछ डर सा था, क्योंकि सामने अन्या मंडप पे बैठी उससे अशुभी भरी निगाहों से देख देख तो रही थी। उसके साथ रविजीत पाठक सामने देख देख मुस्कुरा रहा था और पंडित जी के मंत्रों के अनुसार अग्निकुंड में आहुति दे रहा था। शैलेश राठी भी वही सोफे पे आराम से बैठे इस तामसे का मजा ले रहे थे, और वही दिव्यंका अपने होठों पे डेविल स्माइल लिए अन्या के सिर पर बंदूक ताने खड़ी थी। रुद्र ये सब गुस्से में अपनी मुठियां कशते हुए कहता है, दिव्यंका राठी। दिव्यंका रुद्र का अपने नाम लेने पर हंसते हुए कहती है, कैसे हो रुद्र? सॉरी, हमारा रिश्ता कहाँ जुड़ा है जो मैं नाम ले सकूं? मिस्टर चौहान। दिव्यंका अपनी बातें कहे अपने बातों में शैतानती भाव लिए अपने दिल पर हाथ कहती है, वैसे बहुत दिल को सुकून सा मिला आपको यहाँ देख कर सच्ची। रुद्र ये सुन गुस्से में जैसे ही आगे बढ़ने लगता है कि दिव्यंका अपनी बंदूक को अन्य के सिर पर सटते हुए नमे सिर हिलाए इशारा कहती है, मिस्टर चौहान गलती मत करिएगा, वरना आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी और आने वाली जिंदगी दोनों इस वक्त मेरे हाथों के नोक पे है। आप आगे बढ़े और ये चली तो न जाने क्या होगा। दिव्यंका की बात सुन रुद्र अपने कदम रोक गुस्से में देखते हुए कहता है, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो मिस राठी। यू पे फॉर दिस। दिव्यंका रुद्र की बातों को जैसे हवा में उड़ाए कहती है, हाँ वो सब बाद में देखेंगे, पहले ये देखिए मेरी प्यारी बहन की आज शादी हो रही है। लास्ट टाइम मैं नहीं थी ना, मुझे बहुत बुरा लगा इसलिए आज मैंने सोचा वैसा ही सब कुछ करो। इतना बोल दिव्यंका अन्या में चेहरे की तरफ झुकती है। उसका भीगा हुआ चेहरा देख उससे जैसे सहानुभूति दी उससे एक साइड हग करते हुए कहती है, अरे मेरी प्यारी बहना तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी शादी हो रही है, थोड़ा मुस्कुराओ। इतना बोल दिव्यंका अपने सिर पर हाथ रख कहती है, भले ही दोबारा मजबूरी में सही लेकिन बिल्कुल परफेक्ट है, तुम्हारी पहली शादी जैसी। दिव्यंका रुद्र की तरफ देख कहती है ना मिस्टर चौहान? रुद्र उसकी बात को सुन गुस्से का घुट पे लेटा है, क्योंकि दिव्यंका की बंदूक की नोक कभी अन्य के माथे को छूती तो कभी उसके गर्दन को तो कभी उसके पेट को। रुद्र कोई भी जल्दबाजी में कदम नहीं उठा सकता था, क्योंकि यहाँ अन्या के साथ उसके बच्चे का सवाल था। ये सब सोच रुद्र कहता है, मिस राठी। दिव्यंका रुद्र की तरफ देखती है तो रुद्र उसके सामने अपने घुटनों पे धीरे धीरे झुकता है और अपना हाथ जोड़ते हुए कहता है, मिस राठी तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है न तो मुझे बदला लो। अन्या को छोड़ दो, मैं तुमसे माफी मरता हूँ। तुम्हारे ऊपर जो भी चार्ज है सब वापस कर दूंगा, तुम्हारे डैड की रेपुटेशन बिजनेस सब लौटा दूंगा, यहाँ तक अपनी प्रॉपर्टी पैसा घर सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, पर प्लीज अन्या को छोड़ दो, वो प्रेग्नेंट है, उसके साथ ऐसा मत करो प्लीज। रुद्र ये शब्द काफी मुश्किल से ही कह रहा था। अन्या के आंसू उसकी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। जो इंसान अपनी मौत के आगे भी नहीं झुका, आज वो बस अपनी मोहब्बत के लिए खुद को झुकाए सब लुटाए था। दिव्यंका ये सब देख काफी जायद खुशी रही थी। उससे तो जैसे जन्मों का सुकून मिल रहा हो। वो जो चाहती थी वही तो हो रहा था, रुद्र के झुकता हुआ टूटता हुआ। वही अन्याय ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो बिल्कुल ये नहीं चाहती कि रुद्र उसकी जिंदगी के लिए यूं भीख मांगे। अगर ये जिंदगी रुद्र की रिस्पेक्ट उसका सब कुछ तोड़ के मिलती है तो शायद उससे ये जिंदगी खुद भी कबूल नहीं थी। तभी पंडित जी फेरों को खड़े होने को कहते हैं, जिससे सुन अन्या एक नज़र दिव्यंका को देख खड़ी होते हुए उसके पेट पे मरती है और एक झटके वो नीचे गिर जाती है। ये देख अन्या रुद्र की चिल्लाते हुए कहती है, रुद्र। रुद्र अन्या की आवाज़ सुन जल्दी से अपने पैरों पे खड़ा होता है। दिव्यंका के आदमी रुद्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। अन्या भी मौका लिए जैसे ही आगे बढ़ने को होता है कि रविजीत पाठक जल्दी से अन्या का हाथ पकड़ कहते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है भागने की, पहले तुझे अपना तो बना लूं। शैलेश राठी भी दिव्यंका को उठते हैं। दिव्यंका अपने हाथ में गन लिए उठती है और रुद्र पे ऊपर गोली चलती है, जिससे रुद्र मौका देख बच तो जाता है पर गोली उसके गले से बस छू कर गुजरती है। ये देख तो अन्या का जैसे दिल एक पल को थम जाता है।
वो रुद्र को पुकारती हुई छटपटाने लगती है कि दिव्यंका दूसरी गोली उस पे तानते हुए कहती है, बहुत हो गया तमाशा मिस्टर पाठक, फेरों की जरूरत नहीं, सीधा महलसूत्र और सिंदूर बारों और यहाँ से इससे लिए निकालो। उसकी बात सुन रविजीत पाठक में सिर हिलाए जल्दी से थाली से मंगलसूत्र लेता हुआ अन्या के गले की तरफ बढ़ जाता है। रुद्र को काफी मुश्किल से दिव्यंका के आदमी पकड़े हुए थे। अन्या मंगलसूत्र देख घबरते हुए अपने कदम पीछे करती है तो दिव्यंका उससे पीछे से पकड़ आगे की तरफ धक्का देती है। रविजीत पाठक जैसे ही मंगलसूत्र पहने के गले के पास पहुंचता है, अन्या उसका हाथ झटकते हुए पीछे धक्का दे देती है, जिससे वो अपने 2 कदम पीछे खुद को तो संभाल लेता है पर मंगलसूत्र को नहीं, क्योंकि वो अग्निकुंड में गिर जाता है जहां से निकलना संभवतः नहीं था। ये सब देख दिव्यंका का परत चढ़ जाता है। वो एक जोर का था पर अन्या के मरते हुए उस पर गंतान कहती है, बहुत हो गया ये नाटक, मेरे साबर की इंतहा मत लो। इतना बोल दिव्यंका गुस्से में जैसे ही फायर करने के लिए टिक पे उंगली लगती है कि अचानक फायरिंग की आवाज से दिव्यंका के हाथों से बंदूक छूट नीचे गिर जाता है और साथ ही उसके हाथों से खून आने कहता है। ये देख तो शैलेश राठी सहित सब हैरान रह जाते हैं। सब उस ओर देखते हैं तो जयान अपनी गनताने उनकी ओर बढ़ रहा था। रुद्र के लोग भी अब तक पहुंच चुके थे। जयान आया तो बहुत पहले था पर वो रुद्र की तरफ सिटिशन जसबताओ से हैंडल नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि डायरेक्ट वार अन्या के लिए खतरा बन सकता था। इस बार भले ही रुद्र जज्बातों में बेकाबू हो गया लेकिन वो नहीं हो सकता था, इसलिए वो आसपास के सिचुएशन समझ सबकी चारों तरफ से हमला करने का प्लान बनता है और सबसे पहले अन्या को सेव करते हुए जयान अंदर आता है। दिव्यंका के साथ रविजीत पाठक जी आसपास देख पहले तो हैरान रह जाता है, लेकिन अगले ही पल सिटी बजते हुए अपने कमरे में छुपे बाकी आदमियों के ढेर को बुलाता है, जिसका अंदाजा उन्हें नहीं था ये रविजीत पाठक ने बैकअप के लिए रखा था। ये सब देख वो सब लड़ने में जाते हैं। रविजीत पाठक अन्या को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है तो जयान सीधा उसके पैरों में गोली मार उसके पास खड़ा होते हुए कहता है, मैम आप पीछे हट जाए, यहाँ बहुत खतरा है। जयान अन्या को अच्छे से कवर किए रुद्र के पास बढ़ता है। रुद्र जैसे ही एक आदमी को मार गिरता है कि अन्या पीछे से हक करते हुए रोने लगती है। रुद्र अन्या की अपने करीब देख जल्दी से पीछे मुड़ता है और उससे एक टाइट हक करते हुए कहता है, सॉरी वाइफी, आई एम सो सॉरी। जयान उन्हें कवर करते हुए कहता है, बॉस आप मैम को लेकर निकल जाए यहाँ से जल्दी, बाकी मैं देख लगा। जयान की बात सुन रुद्र सामने देखता है जहाँ शैलेश राठी और दिव्यंका बचने की फियारत में दिख रहे थे। रुद्र गुस्से में देखता है, जयान मुझे दोनों जिंदा चाहिए, याद रखना। जयान हामी में सिर हिलता है। रविजीत पाठक के सारे आदमी मर चुके या टूट फूट कर इधर उधर गिर चुके थे। रविजीत पाठक तो खुद भी घायल था, उसकी अंधी सी सांसें खुद के साथ आसपास की तबाही में चढ़ी जा रही थी। वही शैलेश राठी दिव्यंका को समते हुए पीछे के रास्ते से भागने लगता है। वो जल्दी कार में दिव्यंका को बैठाकर वहां से निकलने लगता है। रुद्र के आदमी उसके पीछे पड़े होते हैं। दिव्यंका को अपनी पल भर की जीत को यूं हार में बदलते हुए देख काफी गुस्सा आ रहा था। तभी उसकी नज़र रुद्र पे जाती है जो अन्या को संभाल कर कार के पास ले जा रहा था। अन्या काफी डीजीसी फील कर रही तो रुद्र आगे बढ़ पानी की बोतल लेने बढ़ता कि तभी एक गोली चलने की आवाज पड़ती है और अगले ही अन्या जमीन पे धम सी गिर जाती है। ये देख रुद्र के होश उड़ जाते हैं। वो बहावासी में चीखता है, वाइफी।